दो अलग अलग दुनियाओं जैसे दो स्कूल्स, एक तरफ चिदोरी का बैड बॉय रिंतारो और दूसरी तरफ इलीट किकियो की एक स्वीट लड़की। ये कहानी है उन दोनों के अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन की। चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 का रिकैप। रिंतारो चुपचाप अपनी क्लास में बैठा होता है, सोच में डूबा हुआ। जब वो पड़ोस की बिल्डिंग को अलग करने वाले पर्दों की तरफ देखता है तो सोचता है कि उनके पार कौन सी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसका हिस्सा बन पाना उसे कभी मुमकिन नहीं लगता। तभी बाहर कुछ रिंतारो के दोस्त दो बदमाशों के साथ टेंस सिचुएशन में फंस जाते हैं। माहौल गर्म हो जाता है जब उनमें से एक अननोन लड़का उन पे इल्जाम लगाता है कि वो चिदोरी हाई स्कूल के हैं। वो किसी लंबे सुनहरे बालों वाले लड़के को ढूंढ रहे होते हैं और उसका एहसान उनके जूनियर पर बाकी है। अयातो और साकु तुरंत समझ जाते हैं कि बात रिंतारो की हो रही है। तभी रिंतारो उन बदमाशों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, एक डरा देने वाला एक्सप्रेशन लेकर। वो अभी प्रॉपरली माफी भी नहीं मांग पाता कि वो दोनों ठग डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन रिंतारो के दोस्त इस मदद को अप्रिशिएट करने की बजाय गुस्सा हो जाते हैं। शोहे तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है और रिंतारो को ब्लेम करता है कि उसकी ही वजह से ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। रिंतारो एक्सप्लेन करता है, कल रात उसने अपने घर के पास किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। चीटिंग का कुछ सीन था। उसने एक रोते हुए लड़के को देखा जिसे थप्पड़ पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा डर के मारे भाग गया। शोहे मजाक में कहता है कि उसे उस लड़के के लिए एक्चुअल में बुरा लग रहा है और साकू कहता है कि शायद उस बेचारे को लगा होगा कि रिंतारो उसे मार डालेगा। रिंतारो बस आधा अधूरा ब्लेम एक्सेप्ट करता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनका सामना किक्यो अकेडमी की दो लड़कियों से होता है। टेंशन तुरंत फील होती है। दोनों साइड्स आंखों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शोहे नोटिस करता है कि एक लड़की का रुमाल गिर गया है। जब वो उसे लौटाता है तो वो लड़की कहती है कि अब उसे इस रुमाल की जरूरत नहीं। साकू कहता है कि कुछ नहीं बदला, किक्यो की लड़कियां अब भी उनसे नफरत करती है। रिंतारो इस सिचुएशन के बारे में सोचता है। किक्यो प्राइवेट अकेडमी फॉर गर्ल्स एक एलीट स्कूल माना जाता है जहां सोफिस्टिकेटेड लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन चिदोरी हाई एक स्कूल जिसका नाम बदमाशी और लो ग्रेड्स के लिए मशहूर है। चिदोरी हाई के स्टूडेंट्स के लिए ये नोबल लड़कियां सिर्फ रूड और दूरी बनाए रखने वाली होती हैं। दोनों स्कूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, लेकिन चिदोरी के स्टूडेंट्स ने कभी किक्यो का क्लासरूम तक नहीं देखा और ग्रेजुएशन के बाद शायद कभी मिलना भी ना हो। फिर शोहे रिंतारो को कैरियोके चलने बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसकी मॉम ने टेक्स्ट भेजा होता है कि घर के केक शॉप में मदद चाहिए। बारिश तेज हो रही होती है। रिंतारो भाग के बेकरी पहुंचता है जहां उसकी माँ उसे डांटती है लेट आने के लिए। रिंतारो कहता है कि स्कूल दूर है और बारिश की वजह से देर हो गई, लेकिन माँ कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ एक कस्टमर है और बारिश के कारण और कोई नहीं आएगा। रिंतारो बताता है कि उनकी फैमिली की केक शॉप है और उसे कभी कभी मदद करनी पड़ती है। उसने ये स्कूल में कभी नहीं बताया। तभी उसकी नजर एंट्रेंस के पास भीगे हुए छाते पर जाती है। उसे याद आता है कि माँ ने कहा था एक ही कस्टमर है। जब वो देखने जाता है तो देखता है एक लड़की केक में इतनी बिजी है कि सब भूल गई है। उन दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और लड़की चौंक कर जाती है। रिंतारो तुरंत उसके लिए पानी लाता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन लड़की माफी मांगती है और रिंतारो जेंटल तरीके से रिप्लाई करता है। वो अंदर से हैरान होता है कि वो लड़की कितना केक खा सकती है। लड़की केक खत्म करके जल्दी से निकल जाती है और रिंतारो सोचता है कि क्या उसने उसे डरा दिया। फिर उसकी माँ बताती है कि वो लड़की रेगुलर कस्टमर है, वागुरी-सान, जो महीने में कुछ बार आती है। रिंतारो थोड़ा गिल्ट फील करता है कि कहीं उसकी वजह से अब वो वापस ना आए। माँ कहती है कि वागुरी ऐसी लड़की नहीं है जो आसानी से डर जाए और अगर वो ना भी आए तो हम उसे केक से वापस बुला लेंगे। अगली सुबह क्लास में रिंतारो का ध्यान बार बार भटकता है। सोचता है कि क्या वो लड़की सच में इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। वो इवन सोचता है कि आसपास के मिडिल स्कूल्स जाके माफी मांगेगा, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि वो कितना वियर्ड लगेगा। रात को जब वो अपने रूम में किताब पढ़ रहा होता है, उसकी माँ अंदर आती है एक शॉकिंग न्यूज के साथ। वागुरी-सान आई है और वो तुमसे बात करना चाहती है। इससे पहले रिंतारो वागुरी से माफी मांगे उसे डराने के लिए वागुरी उसे ट्रीट के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों उसी की बेकरी में टेबल पर बैठ जाते हैं। रिंतारो कंफ्यूज होता है, उससे छोटे उम्र की लड़की उसे ट्रीट कर रही है और वो भी उसी के स्टोर में। वो रिंतारो को केक ऑफर करती है कल रात भाग जाने के लिए, सॉरी कहने के लिए, लेकिन उसकी नजर बार बार केक पर जा रही होती है। रिंतारो कहता है कि वो ये केक खा सकती है। वो पहले मना करती है, फिर फाइनली मान जाती है। केक खत्म होने के बाद वो उससे
उसका नाम पूछती है और खुद का इंट्रोडक्शन देती है काओरू को वागुरी। रिंतारो कहता है मेरा नाम है रिंतारो सुमोगी, लेकिन वो सोचता है ऐसी लड़की मेरा नाम क्यों जानना चाहती है। वो धीरे से कहती है अब उसे फाइनली उसका नाम पता चल गया। जब रिंतारो पूछता है इसका मतलब क्या है तो वागुरी थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि उसने उसे पहले बेकरी में देखा है। ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। उसने कभी रिंतारो से डर महसूस नहीं किया, न पहले न अब। कल रात को वो सिर्फ इसलिए भाग गई थी क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसे उस नजर से देखा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। रिंतारो स्टन्ड हो जाता है। अक्सर लोग उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ और महसूस कर रही थी। बातें खत्म होती है और वागुरी कहती है कि वो कुछ केक लेना चाहती है। केक लेने के बाद दोनों स्टोर के बाहर खड़े होते हैं। रिंतारो कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ दूंगा, लेकिन वागुरी पोलाइटली मना कर देती है। वो कहती है कि वो अकेले जा सकती है। जाने से पहले वो पलटती है और कहती है कि उसे कभी रिंतारो से डर नहीं लगा, एक बार भी नहीं। और फिर वो चली जाती है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता कि पीछे से वही दो बदमाश उन्हें देख रहे होते हैं। रिंतारो घर आके अपने थॉट्स में खो जाता है। उसने कभी इस तरह की काइंडनेस महसूस नहीं की थी। उसकी माँ अंदर आकर कहती है कि वागुरी अपना केक भूल गई है, लेकिन तभी वो दो लड़के वागुरी को घेर लेते हैं, उसे छेड़ते हैं और रिंतारो के बारे में बदनाम कर देने वाली बातें कहते हैं कि वो एक खतरनाक गुंडा है जो मिडिल स्कूल से डर का दूसरा नाम है। रिंतारो ये सब सुन लेता है और तुरंत साइट पर पहुंच जाता है। वो थग्स रिंतारो की बुराई कर रहे होते हैं। तब वागुरी फाइनली बोलती है क्या तुमने कभी रिंतारो से बात की है? जब वो कहते हैं नहीं और कभी नहीं करेंगे, तो वागुरी गुस्से में कहती है अगर तुम उसे जानते भी नहीं हो तो उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो। माहौल बदल जाता है। एक थग कन्फेस करता है कि वो वागुरी का यूज कर रहा था रिंतारो से बदला लेने के लिए। फिर वो वागुरी को पंच मारने जाता है, लेकिन रिंतारो बीच में आ जाता है और मुक्का खाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। फिर भी रिंतारो शांत रहता है और कहता है अगर तुम्हें रिवेंज मिल गया तो अब चले जाओ। दोनों लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। वागुरी घबरा जाती है और खून रोकने की कोशिश करती है। रिंतारो कहता है ये उसकी गलती नहीं है, वॉल से ज्यादा चोट लगी, लेकिन वागुरी मानने को तैयार नहीं। वो पूछती है तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? रिंतारो धीरे से कहता है ये उसकी सजा है तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करने की। उसके दिमाग में वागुरी के वर्ड्स का एको होता है। उसने उन गुंडों को रोका क्योंकि उसने रिंतारो को समझा था। रिंतारो गिल्ट फील करता है, लेकिन वागुरी क्लियर होती है। उसे समझ ही नहीं आता लोग रिंतारो से डरते क्यों हैं। उसके लिए तो वो काइंड है और उसे बचाने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है दिल से। रिंतारो जिसे हमेशा सिर्फ रिजेक्शन मिला है, पहली बार होप महसूस करता है। एक ऐसी फीलिंग जिसे उसने कब का दबा दिया था। वो उसे स्टेशन तक छोड़ता है और वागुरी उसके चोट के बारे में पूछती है। रिंतारो कहता है कुछ खास नहीं, ये तो आराम से ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो मुड़ता है वागुरी कहती है वो फिर आएगी केक खाने के लिए। रिंतारो हल्की सी स्माइल देकर कहता है हाँ। बाद में वागुरी किसी को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है और उसका दिमाग उस मोमेंट पर अटका रहता है जब रिंतारो ने उसे अपने से छुपा लिया था। अगली सुबह रिंतारो स्कूल अर्ली पहुंचता है, थका हुआ और सोच में डूबा। सोचता है वागुरी कब दोबारा आएगी। तभी वो खिड़की की तरफ देखता है और शॉक हो जाता है कि क्यों बिल्डिंग के पर्दे हट रहे होते हैं और वहाँ वागुरी खड़ी होती है। पैनिक में रिंतारो अपने क्लासरूम के पर्दे तुरंत बंद कर देता है। शॉक्ड वो सोचता है कि वागुरी वहाँ क्या कर रही है, क्या वो मुझसे छोटी नहीं है? और तब उसे एहसास होता है कि काओरू को वागुरी किक्यो अकेडमी की स्टूडेंट है। सुबह की शुरुआत चिदोरी हाई में जिंदगी से भरी होती है, लेकिन सब कुछ खुशगवार नहीं है। शोहे परेशान है। उसे किक्यो अकेडमी की लड़कियों से गुस्से भरी नजरें मिल रही हैं। आमतौर पर तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। हर एक नजर ज्यादा भारी, ज्यादा पर्सनल महसूस हो रही है। जब उसके दोस्त साकू और आया तो आते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ उसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, उनके साथ भी सुबह कुछ ऐसा ही हुआ था। तब साकू कैजुअली कहता है कि उसे कभी भी चिदोरी और किक्यो के बीच की टेंशन पसंद नहीं आई। उसके हिसाब से इन दोनों स्कूल्स का कभी मिलना मुमकिन नहीं है। उसकी बात हवा में तैरती रह जाती है और रिंतारो चुपचाप सोच में डूब जाता है। उसके बाद सबकी नजर रिंतारो के सर के चोट पर पड़ती है और थोड़ी देर में आया तो पूछता है कि उसके डेस्क का पर्दा क्यों बंद है। शोहे मजाक में कहता है कि रिंतारो सुबह सुबह सबसे पहले किक्यो की बिल्डिंग देखना नहीं चाहता इसलिए, लेकिन रिंतारो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और जोर देकर कहता है कि वजह ये नहीं है। उसके अचानक रिएक्शन से सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर साकू। जैसे ही क्लास शुरू होती है रिंतारो का ध्यान कहीं और ही होता है। उसके दिमाग में बार बार काओरुको का एक्सप्रेशन घूमता रहता है। जब उसने स्कूल में उसे देखा था कितनी हैरानी थी उसके चेहरे पर। और फिर रिंतारो ने
अचानक पर्दा खींच दिया था। उसके मन पर गिल्टी फीलिंग भारी पड़ रही है। वो सोचता है कि क्या काओरू को कभी फिर से केक शॉप आएगी, और शायद बेहतर होगा अगर वो ना आए। स्कूल के बाद शोहे सबको कैरियोके के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग स्कूल से निकलने वाले होते हैं, उनकी नजर गेट के पास भीड़ पर पड़ती है। कुछ तो हो रहा है। रिंतारो तब हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि काओरू को चिदोरी के एंट्रेंस के बाहर अकेली खड़ी है और क्लियरली किसी का इंतजार कर रही है। स्टूडेंट्स धीरे धीरे देख रहे होते हैं और आपस में कुछ कुछ बोल भी रहे होते हैं। तभी शोहे सीधा आगे बढ़कर उसके सामने आ जाता है। उसकी टोन थोड़ी तेज और डिमांडिंग होती है। उसे जानना होता है कि एक किक्यो की लड़की चिदोरी में क्या कर रही है। काओरू को थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन धीरे से कहती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। रिंतारो तुरंत शोहे को पीछे खींच लेता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक शोहे की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो मानता है कि वो गुस्से में नहीं था, बल्कि जेलस था। उसे चुभता है कि उनके इस रैग स्कूल का कोई लड़का शायद सच में गर्लफ्रेंड बना रहा है। लेकिन सब कुछ शांत होने से पहले ही काओरुको के किक्यो वाले फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। वो शोहे को धक्का देते हुए काओरुको को वापस खींच लेते हैं। गेट के दूसरी तरफ और भी किक्यो स्टूडेंट्स जमा हो जाती हैं। कुछ गॉसिप कर रही होती हैं और बाकी तीखी नजरों से देख रही होती हैं। शोहे गुस्से में एक अपॉलोजी मांगता है धक्का देने के लिए, लेकिन एक लड़की उसका हाथ झटक देती है ठंडी नजरों के साथ। जैसे ही काओरुको को वापस खींचा जाता है, वो अपने कंधे के ऊपर मुड़कर रिंतारो की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक चुप सी चिंता साफ नजर आती है। सीन खत्म होता है। भीड़ धीरे धीरे छट जाती है। रिंतारो के दोस्त कैरियोके की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रिंतारो पीछे रह जाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके दिल का एक हिस्सा चुपके से उम्मीद करता है शायद काओरुको उसका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वो उस ख्याल को झटक देता है, ये सोचकर कि शायद ये सब उसका वहम ही है। कैरियोके में माहौल काफी अपबीट होता है। शोहे जोर जोर से गाता है, लेकिन रिंतारो का ध्यान कहीं और ही होता है। दूसरे लोग भी नोटिस कर लेते हैं। साकू और आयातो उसकी चोट का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो पूरे दिन कितना अजीब बिहेव कर रहा है। वो उससे आराम से पूछते हैं, लेकिन रिंतारो बस मुस्कुरा कर बात टाल देता है। वो लोग ज्यादा फोर्स नहीं करते, बस इतना याद दिला देते हैं कि अगर कभी बात करनी हो तो वो हमेशा उसके साथ हैं। उस शाम रिंतारो देखता है कि केक शॉप अभी भी चालू है। जब वो अंदर जाता है तो उसे हैरानी होती है देखकर कि काओरुको वहां उसका इंतजार कर रही है। वो उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ग्रीट करती है और दिन के घटना के लिए माफी मांगती है। रिंतारो थोड़ा घबरा जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ हिचकिचाता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है, उसे डांट लगाती है कि उसने काओरुको को इतनी देर तक रुकवाया और उसे केक ऑफर करती है। काओरुको पोलाइटली मना कर देती है, लेकिन उसका पेट जोर से आवाज कर देता है। सब हंस पड़ते हैं, खासकर रिंतारो की मॉम। शर्म से लाल होकर काओरुको आखिरकार मान जाती है और रिंतारो के साथ केक शेयर करने के लिए तैयार हो जाती है। जब काओरुको केक खा रही होती है, रिंतारो चुपचाप उसे देखता रहता है। तो बहुत शांत और खुश लगती है। जब वो शोहे के बारे में पूछती है तो रिंतारो उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है। फिर थोड़ा झिझक कर वो पूछता है असल में वो चिदोरी क्यों आई थी। काओरुको ईमानदारी से जवाब देती है वो उससे मिलने ही चिदोरी आई थी। वो फिर से माफी मांगने लगती है, लेकिन रिंतारो अचानक कह देता है कि उसका आना उसे खुशी दे गया। ये बोलने के बाद वो शर्मा जाता है और बात को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन काओरुको उसे रोक देती है। वो कहती है कि उसकी बात सुन के उसे भी खुशी हुई। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। दोनों के चेहरे लाल पड़ चुके होते हैं और किसी को समझ नहीं आता क्या बोले। आखिर रिंतारो मान लेता है कि उसे लगा था जब काओरुको को पता चलेगा कि वो चिदोरी का स्टूडेंट है तो शायद वो केक शॉप आना बंद कर देगी, लेकिन काओरुको उसे सरप्राइज कर देती है। वो कहती है कि उसे खुशी हुई कि वो चिदोरी से है। वो ये क्यों कहती है ये नहीं बताती, बस खड़ी होती है और कहती है कि वो सिर्फ उसे थोड़ा और अच्छे से जानना चाहती थी। जब काओरुको वहां से चली जाती है, रिंतारो उसके चेहरे पर कुछ और भी देख लेता है, जैसे कोई पछतावा या अफसोस। ये बात उसके मन को चुभ जाती है। वो उसके आधे खाए हुए केक को देखता रहता है और उसके अंदर धीरे धीरे गिल्ट भरने लगता है। उसकी माँ वापस आती है और तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गलत है। फिक्र में वो उसे लिविंग एरिया में ले जाती है। जब रिंतारो अपना दिल खोलता है तो वो शांति से सुनती है। फिर उसके माथे पर एक हल्का सा थप्पक मार देती है। वो उसे डांटती है कि उसने काओरुको को अकेले जाने दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसकी असली गलती बताती है। उसने काओरुको को उसी तरह जज किया जैसे लोग हमेशा उसे जज करते आए हैं। काओरुको ने कभी भी उसे नीचा नहीं समझा। उसने तो स्कूल राइवलरी के बावजूद रिंतारो के करीब आने की कोशिश की। ये बात समझकर रिंतारो को अपने ही डबल स्टैंडर्ड्स का एहसास होता है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने आप को मुक्का मार देता है, इतना जोर से कि खून निकल आता है। उसकी माँ तुरंत भागकर उसकी चोट साफ करती है, फिर से डांटती है, लेकिन अब साफ दिख रहा होता है कि रिंतारो के अंदर कुछ बदल गया
गया है। अगले दिन सुबह काओरू को हमेशा की तरह जल्दी किक्यो पहुंचती है, लेकिन इस बार वहां कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। रिंतारो उसके स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही वो उसे देखता है तुरंत माफी मांगता है सबके लिए, उससे दूर भागने के लिए, उसके जज्बात को इग्नोर करने के लिए और उसे समझने की कोशिश ना करने के लिए। काओरू को शर्म आ जाती है, झुक कर बैठ जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है। वो भी माफी मांगती है उसे परेशान करने के लिए, लेकिन रिंतारो उसके पास झुक कर बैठता है और कहता है कि अब बस करे। अब उसे समझ आ गया है कि काओरू को हमेशा उसके साथ ईमानदार रही है और अब उस पर उसका भी फर्ज है कि वो उसके साथ वही ईमानदारी दिखाए। वो कन्फेस करता है कि उसके लिए काओरू का स्कूल कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं, असल बात तो कुछ और थी। जो बात उसे चुभी वो ये थी कि लोग किक्यो को बुरा कह रहे थे, जबकि अब उसे पता था कि काओरू को भी वहीं से है। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे और यही वजह थी कि उसके जज्बात उलझ गए। वो मानता है कि उसने गलत किया और दूसरों की बातों को अपने नजरिए पर असर डालने दिया। वो एक बार फिर से साफ साफ कहता है उसे सच में खुशी हुई थी कि काओरू को उसका इंतजार कर रही थी। काओरू को एक पल के लिए स्टन्ड रह जाती है, लेकिन फिर एक चमकदार मुस्कान के साथ हंस पड़ती है। वो उसे माफ कर देती है और थोड़ा मजाक करते हुए अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन फिर से देती है, जैसे नए से शुरुआत हो रही हो। फिर वो कह देती है कि उनके स्कूल्स मैटर नहीं करते, जो सच में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दोनों एक दूसरे को इंसान के रूप में समझें। क्योंकि क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, काओरू को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है कि दोनों अपने अपने क्लासरूम में जाएं और सिर्फ एक बार चुपके से एक दूसरे को विंडो से वेव करें जब कोई देख ना रहा हो। रिंतारो मान जाता है। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है उसकी नजर सामने पड़ती है, काओरू को वहां होती है। जैसे ही वो पर्दा खोलती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो दोनों हाथों से जोर जोर से वेव करती है। रिंतारो भी चुपचाप हाथ हिलाता है और उसे देखते रहता है। उसकी मुस्कान उसके दिल को छू जाती है और उस एक शांत पल में रिंतारो एक फैसला लेता है कि वो काओरू के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है और उस नर्म अजनबी सी दुनिया के बारे में भी जो काओरू ने उसके लिए धीरे धीरे खोलनी शुरू की है। रिंतारो और शोहे क्लास में फंसे हुए हैं, गर्मी से परेशान होकर सोच रहे हैं काश वो किसी होटल जा पाते, एसी फुल चलाकर सीधा सो जाते। शोहे कहता है कि वो बोरियत से मरना चाहता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि स्पोर्ट्स डे आ रहा है और वो रिंतारो को बताता है कि वो कितना जीतना चाहता है, पर उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि वो दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब वो पूछते हैं कि क्यों, तो टीचर सख्ती से कहते हैं कि जो भी मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हुआ है उसे मेकअप एग्जाम्स देने पड़ेंगे। शोहे टीचर से मिन्नत करता है कि थोड़ा रहम करें। आखिर में टीचर मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर वो अच्छे मार्क्स लाए और स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीते। टीचर ये तक प्रॉमिस करते हैं कि अगर दोनों चीजें कर ली तो वो उन्हें आइसक्रीम भी खिलाएंगे। वापस क्लास में शोहे का दिमाग हिलने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका बेवकूफ दिमाग सच में ये सब हैंडल नहीं कर सकता। मजबूरी में वो साकू से गुहार करता है कि वो उन्हें पढ़ाए, क्योंकि उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्मार्ट तो वो ही है। लेकिन साकू मना कर देता है, याद दिलाते हुए कि पिछले साल भी सब उसकी मदद के बावजूद फेल हो गए थे। आया तो रिंतारो से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन रिंतारो भी शोहे की तरह बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा होता है। रिंतारो उससे मदद मांगता है, लेकिन आया तो कहता है कि वो भी रिंतारो जितना ही बेवकूफ है। अचानक शोहे डिक्लेयर करता है कि उन्हें साकू की मदद की जरूरत नहीं है और वो खुद ही पढ़ाई करेंगे। साकू उन्हें चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो बिना उसकी हेल्प के सच में पास होके दिखाएं। उसी वक्त रिंतारो को अपनी मॉम का एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी शॉप में सेल चल रही है और वो काओरू को बुलाने के लिए कहती हैं। तभी रिंतारो को रियलाइज होता है कि काओरू तो कुछ टाइम से स्टोर आई ही नहीं है। घबराहट में क्लास के बीच ही वो काफी देर सोचने के बाद काओरू को एक इनविटेशन लिख कर भेज देता है। वो पूरे दिन रिप्लाई का इंतजार करता है, पर स्कूल खत्म होने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक काओरू का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो बिजी है। रिंतारो अचानक उदास महसूस करता है और सोचता है कि आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी शोहे वहां आ जाता है और रिंतारो को पब्लिक लाइब्रेरी चलने के लिए बोलता है ताकि वो मिड टर्म्स की पढ़ाई कर सके। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए बुक्स लेकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही शोहे का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट हो जाता है। रिंतारो सजेस्ट करता है कि शोहे को साकू से माफी मांगनी चाहिए पिछले साल उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। शोहे मान लेता है कि उसे सच में बुरा लगता है कि वो फेल हो गया था और साकू की मेहनत बर्बाद हो गई थी। रिंतारो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि साकू अब भी केयर करता है और चाहता है कि सब मिलकर स्पोर्ट्स डे एंजॉय करें। ये सुनकर शोहे हैरान हो जाता है कि रिंतारो को क्या हो गया, क्योंकि वो अचानक इतना सिंसियर कैसे बोलने लगा। इंस्पायर होके शोहे उछल कर खड़ा हो जाता है और रिंतारो से कहता है कि वो अभी स्कूल
जा रहा है साकू से माफी मांगने और उसे लाइब्रेरी ले आने। वो प्रॉमिस करता है कि वो सब मिलके स्पोर्ट्स डे में जरूर होंगे। शोहे के जाने के बाद रिंतारो पढ़ाई करता रहता है। तभी दो लड़कियां वहां आती हैं और सीट्स ढूंढने लगती हैं। रिंतारो चुपचाप उठकर चला जाता है, अपनी सीट उनके लिए छोड़ देता है। लड़कियों को समझ आ जाता है कि उसने क्या किया, लेकिन तब तक उसका शुक्रिया कहना लेट हो जाता है। जैसे ही रिंतारो लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाला होता है, उसके कान किसी को काउरुको का नाम लेते सुनाई देते हैं। क्यूरियस होकर वो इधर उधर देखता है और देखता है कि काउरुको अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही है। तभी उसे समझ आता है कि काउरुको शॉप इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो अपने खुद के मिड टर्म्स की तैयारी में बिजी है। वो चुपचाप दूर से काउरुको को देखता है, लेकिन जब वो लगभग पकड़ा जाता है तो तुरंत छुप जाता है। उसे देखते हुए उसका ध्यान जाता है कि काउरुको अपनी फ्रेंड के साथ कितनी कैजुअल और रिलैक्स्ड है, बिल्कुल अलग उस तरीके से जैसे वो रिंतारो के साथ होती है। तभी उसकी फ्रेंड काउरुको की तारीफ करती है कि उसने फिर से क्लास की टॉपर पोजीशन मेंटेन की है, और रिंतारो हैरानी से सुनता रहता है, समझते हुए कि काउरुको सच में कितनी अमेजिंग है। वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और बाहर ही बैठकर पढ़ाई कंटिन्यू करता है। काउरुको के टॉपर होने के बारे में सोचता हुआ उसे महसूस होता है कि वो उससे कितना पीछे है, क्योंकि उसका खुद का नाम तो स्कूल के टॉप इडियट लिस्ट में आता है। थोड़ी देर के लिए वो लेट जाता है ताकि ब्रेक ले सके, लेकिन शोहे की मोटिवेशन याद आती है। वो तय कर लेता है कि इस बार मिड टर्म्स में फेल नहीं होगा। अचानक काउरुको वहां आ जाती है, जिसे देखकर रिंतारो चौंक जाता है। काउरुको कहती है कि उसने पहले उसे निकलते हुए देख लिया था और उसे पता था कि वो ही था। अपना लंच लेकर वो कहती है कि उसे भूख लगी है। जेंटलमैन की तरह रिंतारो थोड़ा साइड हो जाता है ताकि काउरुको के लिए जगह बन सके। काउरुको माफी मांगती है कि वो स्टोर नहीं आ पाई और प्रॉमिस करती है कि अगले टाइम जरूर आएगी, जब अपनी पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा पैसा बचा लेगी। ये सुन के रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। उसने हमेशा सोचा था कि काउरुको अमीर है, लेकिन काउरुको उसे बताती है कि वो अमीर नहीं है और उसने किक्यो स्कूल में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया है, इसीलिए वो अपने ग्रेड्स को गिरने नहीं दे सकती। काउरुको कंप्लेन करती है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वो रात भर पढ़ाई करती रहती है, लेकिन फिर भी कहती है कि वो सब कुछ झेलने को तैयार है। वो समझाती है कि वो बस एक नॉर्मल लड़की है, एक नॉर्मल फैमिली से, जो किसी तरह एक किक्यो जैसे एलिट स्कूल तक पहुंच गई, इसीलिए उसे दूसरे लोगों से 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। रिंतारो उससे पूछता है, तुम इतनी मेहनत करने के लिए तैयार क्यों हो? काउरुको बताती है कि उसने अपने डैड से रिक्वेस्ट की थी कि वो किक्यो जाने दें, और उसने उनसे वादा किया था कि वो कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ेगी। ये वादा ही उसका गर्व बन गया और अब यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जिसे वो किसी भी हाल में निभाना चाहती है। उसी मोमेंट पर रिंतारो को रियलाइज होता है कि उसने काउरुको को अमीर समझकर कितना गलत जज किया था, और ये वही चीज है जिसके लिए वो खुद कभी जज होना पसंद नहीं करेगा। ये सोचकर वो हम्बल फील करता है और थोड़ा घबराते हुए काउरुको से कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी? क्योंकि अब वो फिर से फेल नहीं होना चाहता और अपने दोस्तों से अलग भी नहीं होना चाहता। काउरुको उसे थोड़ा खाना ऑफर करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। तभी काउरुको की फ्रेंड सुबारू वहां आ जाती है और रिंतारो उसके सिल्वर बालों और डरावनी नजर से स्टन रह जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के सुबारू तुरंत समझ जाती है कि रिंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है और गुस्से में उससे बोलती है, दोबारा कभी काउरुको के आसपास भी सांस लेने की हिम्मत मत करना। काउरुको कोशिश करती है सुबारू को शांत करने की, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब शोहे और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। रिंतारो को किक्यो के स्टूडेंट्स से घिरा देखकर माहौल तुरंत टेंस हो जाता है और सुबारू गुस्से में चिदोरी के स्टूडेंट्स की बुराई करती है। यह सुनकर शोहे का गुस्सा फट पड़ता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शोहे उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काउरुको पर पड़ती है वो और करीब जाने लगता है। तभी रिंतारो बिना सोचे समझे उसे पीछे खींच लेता है। दूसरी तरफ सुबारू भी काउरुको को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों तरफ से ये रिएक्शन इतना अचानक होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सुबारू और भी घटिया कमेंट करती है। यह सुनकर साकू का पेशेंस टूट जाता है और वो तुरंत सुबारू को रोस्ट करना शुरू कर देता है। बिना रुके उसके पूरे खानदान की भी बेइज्जती करता है। सुबारू विजिबली हर्ट दिखाई देती है, लेकिन साकू बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन रिंतारो साकू को रोक देता है। वो झूठ बोलता है कि उसने काउरुको के पास सिर्फ इसलिए जाने की कोशिश की थी क्योंकि वो उस दिन उसे डरा देने के लिए माफी मांगना चाहता था। शोहे और आया तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि असल में तो उस दिन काउरुको को शोहे ने डराया था, रिंतारो ने नहीं। फिर शोहे सच्चे दिल से काउरुको से माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया था, जो सबको सरप्राइज कर देता है। काउरुको भी झुककर शोहे से माफी मांगती है कि उसकी वजह से सब लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सुबारू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काउरुको इंसिस्ट करती है कि जाने से पहले वो भी रिंतारो से माफी मांगे। सुबारू गुस्से
गुस्से में मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। काओरू को आखिरी बार झुककर माफी मांगती है और फिर चुपचाप सुबारू के पीछे चली जाती है। लड़के थोड़े कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं ये देखकर कि एक किकियो की लड़की इतनी काइंड और हम्बल भी हो सकती है। फिर उनका ध्यान साकू की तरफ जाता है जिसने उनके लिए स्टैंड लिया। साकू प्राउडली डिक्लेयर करता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे दोस्तों को कोई सिल्वर बालों वाली डिसरिस्पेक्ट करे। दूसरी तरफ सुबारू काओरुको को डांटती है कि उसने माफी क्यों मांगी और चिदोरी के लड़कों की फिर से बुराई करती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रिंतारो ने उस वक्त साकू की बेइज्जती से उसे बचाया था, वो थोड़ा हिल जाती है। क्यूरियस होकर वो काओरुको से पूछती है कि रिंतारो उनके बातचीत के दौरान कैसा था। काओरुको सीधे सिंपल शब्दों में कहती है, वो बहुत काइंड था। ये सुनकर सुबारू अपने ही मैन हेटिंग सोच पर पहली बार डाउट करने लगती है। रात को रिंतारो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे उसका दिमाग पिघल ही क्यों ना रहा हो। तभी अचानक काओरुको का कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी आवाज तो हाई पिच्ड हो गई है। दोनों लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक दूसरे को ये भी रियश्योर करते हैं कि उनके फ्रेंड्स असल में अच्छे हैं। काओरुको रिंतारो का शुक्रिया अदा करती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कहती है कि उस वक्त वो सच में बहुत कूल था। रिंतारो ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने ये कहा था। वो दोनों बात करते हैं कि कब मिलकर पढ़ाई करेंगे और रिंतारो नोटिस करता है कि काओरुको अभी भी उससे काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा इतनी फॉर्मल रहेगी। काओरुको हल्का सा हंसी में कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे शॉप की कस्टमर हूँ। ये सुनकर रिंतारो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि उसने सोचा था कि अब दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं। हिम्मत जुटाकर वो काओरुको से कहता है, तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद काओरुको मान जाती है और कहती है कि अब वो उससे एक दोस्त की तरह बात करेगी। फिर दोनों कॉल एंड कर देते हैं। उसी मोमेंट में रिंतारो को महसूस होता है कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। वो सोचता है कि काओरुको ने उसकी बात का क्या रिएक्शन दिया होगा। दूसरी तरफ काओरुको का चेहरा कानों तक मुस्कुरा रहा होता है, पूरी तरह से फ्लस्टर्ड, क्योंकि रिंतारो ने अभी अभी इतना रेस ड्रॉप कर दिया था कि वो खुद भी संभाल नहीं पाई। कुछ दिन बाद रिंतारो सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों महसूस करते हुए। आज वो दिन है जब उसे काओरुको के साथ पढ़ाई करनी है। वो ट्रेन में चढ़ जाता है काओरुको से मिलने के लिए और कुछ लड़कियां उसकी हाइट की तारीफ करती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वही जाना पहचाना नजारा दिखता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब कुछ अलग लग रहा है, जैसे वो किसी नए शहर में जा रहा हो। ट्रेन से उतरते ही उसे रियलाइज होता है कि वो टाइम से पहले पहुंच गया है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए काओरुको पहले से ही वहां होती है। एक ब्राइट स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है। उसे ऐसे देखकर रिंतारो चाहे ना चाहे ये महसूस करता है कि काओरुको कितनी क्यूट लग रही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कोजी कैफे में बैठ जाते हैं जहाँ काओरुको हमेशा से जाना चाहती थी। काओरुको हर बाइट को एंजॉय करती है। उसके चेहरे से क्लियरली दिख रहा होता है कि वो कितनी खुश है, जबकि रिंतारो चुपचाप उसे देखता रहता है। उसे याद आता है कि काओरुको तब सबसे ज्यादा खुश लगती है जब वो कुछ खा रही होती है। जब रिंतारो खुद एक बाइट लेता है तो उसे समझ आता है कि क्यों खाना सच में कमाल का होता है। वो अपना स्टडी सेशन शुरू करते हैं। मैथ से शुरुआत होती है। एक पॉइंट पर रिंतारो अपनी बुक में एक प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करता है और काओरुको उसके करीब झुक जाती है। बिना सोचे समझे काफी पास आ जाती है। ये मोमेंट दोनों को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, थोड़े शर्मा जाते हैं। चाहे वो जितनी भी कोशिश करे फोकस करने की, उनका ध्यान क्लियरली कहीं और होता है। इस वजह से कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। अचानक काओरुको पूछती है कि रिंतारो इतना डिटरमाइंड क्यों है फेल ना होने के लिए। रिंतारो मानता है कि वो चाहता है अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करना। काओरुको फिर थोड़ा मजाक में पूछती है, क्या तुम अपने दोस्तों से प्यार करते हो, जो रिंतारो को एकदम ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ, उसे वाकई में अपने दोस्तों की परवाह है। काओरुको उससे कनेक्ट करने के लिए अपनी दोस्ती सुबारू के साथ शेयर करती है। वो कहती है कि चाहे सुबारू बाहर से थोड़ी कोल्ड लगे, लेकिन असल में वो एक अच्छी इंसान है। काओरुको समझाती है कि वो दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं और सुबारू ने लड़कों के साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं। इसी वजह से जब रिंतारो ने पिछले दिन सुबारू के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा तो वो बात काओरुको के लिए काफी मायने रखती है। जब वो अलग होते हैं, काओरुको रिंतारो को एक नोटबुक देती है जो उसने स्पेशली उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए तैयार की है। रिंतारो थोड़ी चिंता करता है कि कहीं वो उसके लिए बोझ तो नहीं बन रहा, लेकिन काओरुको उसे रियोश्योर करती है कि वो दोनों इसमें साथ हैं और वो सच में चाहती है कि रिंतारो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करे।
करे। वो तो ये तक कहती है कि उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में सुनने का इंतजार रहेगा। काओरुको के जाने के बाद रिंतारो एक नई मोटिवेशन फील करता है अपने एग्जाम्स का सामना करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाला होता है कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो मुड़कर देखता है तो सामने सुबारू होती है जो पूछती है कि हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं। वो दोनों पास के एक कैफे में बैठ जाते हैं। बिना कुछ कहे ही रिंतारो थोड़ा अनईजी फील करता है। अचानक ही सुबारू सीधा पूछ लेती है, क्या तुम काओरुको को डेट कर रहे हो? ये सुनकर रिंतारो इतना शॉक हो जाता है कि उसका गर्म कॉफी का कप हाथों से छूट जाता है और उसका हाथ जल जाता है। सुबारू तुरंत अपनी हैंडकरचीफ निकाल कर उसे देती है और रिंतारो हैरान रह जाता है कि वो पहले से कितनी अलग लग रही है। सुबारू अपना सवाल दोबारा पूछती है, क्या तुम काओरुको को डेट कर रहे हो? रिंतारो जोर देकर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पूछती है, तो तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ? रिंतारो थोड़ा रुक जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो अपने आप को काओरुको का दोस्त भी कह सकता है या नहीं। उसकी हेजिटेशन देखकर सुबारू अंदाजा लगाती है कि शायद इन दोनों को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है एक दूसरे को जाने हुए। रिंतारो इस बात का हाँ में जवाब देता है। सुबारू एक हल्की सी साय लेती है जैसे उसे थोड़ी रिलीफ मिली हो और फिर कहती है काओरुको से दूर रहना। रिंतारो उससे रीजन करने की कोशिश करता है। कहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई शेडी डिलिक्वेंट हूँ। लेकिन सुबारू उसकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है, मुझे पता है तुम वैसे नहीं हो, खासकर उस दिन के बाद जब तुमने मेरी तरफदारी की जबकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बुरा भला कहा था। सुबारू उसे वार्न करती है कि अगर काओरुको को किसी चिदोरी के लड़के के साथ देखा गया तो उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासकर क्योंकि किक्यो के टीचर स्टूडेंट से भी ज्यादा बायस्ड हैं। काओरुको एक स्कॉलरशिप पर है और अगर उसका रिंतारो के साथ कनेक्शन दिखा तो वो स्कॉलरशिप भी रिस्क में पड़ सकती है। अचानक उनके पास एक छोटा बच्चा गिर जाता है। रिंतारो मदद करने के लिए उठता है लेकिन सुबारू उससे भी तेज निकलती है। वो तुरंत बच्चे का टॉय उठाकर उसे वापस दे देती है। बच्चा खुशी से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसके बालों की तारीफ करता है। कहता है, आपका हेयर कलर बहुत कूल है। ये बात सुबारू के मन में एक पुरानी याद जगा देती है। वो रिंतारो से कहती है कि एक टाइम था जब उससे उसके बालों के लिए बुली किया जाता था, लेकिन काओरुको पहली लड़की थी जिसने न सिर्फ उसके बालों की तारीफ की बल्कि उसका डिफेंस भी किया। उस मोमेंट के बाद काओरुको उसके लिए एक हीरो बन गई थी और तब से वो उसकी सबसे करीबी दोस्त है। सुबारू समझाती है कि वो काओरुको को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके बदले काओरुको उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। फिर वो अपना सर झुकाती है और पूरी सिंसियरिटी के साथ रिंतारो से गुजारिश करती है, प्लीज काओरुको से मिलना बंद करो। ये सुनकर रिंतारो के दिमाग में अपने दोस्तों और किक्यो की लड़कियों के बीच की टेंशन याद आती है, लेकिन उसे याद आता है कि काओरुको ने कभी उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया। उसने हमेशा उसे समझने की कोशिश की बिना किसी बायस के। इसी वजह से रिंतारो बहुत ही जेंटल तरीके से सुबारू की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। सुबारू कैफे में अकेली रह जाती है, दिल में कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स के साथ थोड़ा पछतावा, थोड़ी बेचैनी और थोड़ा बेवकूफी का एहसास होता है, क्योंकि रिंतारो के साथ उसने काओरुको को पहली बार इतना खुलकर इतनी रोशनी से मुस्कुराते हुए देखा था। ट्रेन से घर लौटते वक्त रिंतारो के दिमाग में सुबारू की बातें घूमती रहती हैं। वो इम्प्रेस्ड होता है कि कैसे कोई इतनी गहराई से किसी और के लिए केयर कर सकता है। ये सोचकर उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या उसने कभी किसी के लिए इतना महसूस किया है? तभी दो लड़कियां ट्रेन में चढ़ती हैं और सीट्स ढूंढने लगती हैं। रिंतारो तुरंत खड़ा हो जाता है उन्हें अपनी सीट देने के लिए। लड़कियां उसे पहचान जाती हैं और उसका शुक्रिया अदा करती हैं, याद दिलाते हुए कि उसने पहले भी लाइब्रेरी में उनके लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। उनका ग्रेटिट्यूड देखकर रिंतारो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग उसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग समझते हैं, लेकिन ये मोमेंट उसे काओरुको की याद दिलाता है कैसे वो भी हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि काओरुको जैसी इंसान ने कैसे सुबारू की जिंदगी में रोशनी लाई होगी। अगले दिन स्कूल में टीचर एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। क्लास का माहौल काफी टेंस होता है, लेकिन सबको शॉक करते हुए रिंतारो और शोहे दोनों पास हो जाते हैं। पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। उनके सो कॉल्ड सबसे बड़े इडियट्स ने कमाल कर दिया है। खुशी से भरा हुआ रिंतारो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। पूरी क्लास इमोशनल हो जाती है और साकू की तारीफ करती है, क्योंकि उसने ही सबको इतनी मेहनत से पढ़ाया। लड़के साकू का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन रिंतारो के दिल में सबसे ज्यादा शुक्र काओरुको के लिए होता है, क्योंकि असली मोटिवेशन उससे ही मिली थी। वो काओरुको को मैसेज भेजने का सोचता है, लेकिन उसे सुबारू की बात याद आ जाती है और वो अपना फोन वापस रख देता है। अचानक सेलिब्रेशन के बीच साकू ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और रिंतारो के डेस्क से टकरा जाता है, जिससे उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। जब वो उन्हें उठाने में मदद करता है तब उसकी नजर एक खास नोटबुक पर
पड़ती है जो काओरुको ने रिंतारो को दी थी। उस पर काओरुको का नाम लिखा होता है और एक हार्ट फेल्ट विश भी लिखी होती है कि रिंतारो एग्जाम्स में अच्छा करे। सीरियस टोन में साकू रिंतारो से पूछता है ये क्या है। रिंतारो जबरदस्ती नोटबुक आयातो से ले लेता है। अचानक सभी शोहे को काओरुको का नाम लेते हुए सुनते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं कि वो वही लड़की है लाइब्रेरी वाली जिसे सुबारू ने प्रोटेक्ट किया था, जिसे रिंतारो इत्तेफाक से मिला था। लेकिन अब ये किसी इत्तेफाक जैसा नहीं लगता। साकू रिंतारो से सवाल करना शुरू करता है, पूछता है कि उसने कुछ बताया क्यों नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि रिंतारो इतने दिनों से अजीब क्यों बिहेव कर रहा था, इवन किक्यो गर्ल्स को डिफेंड क्यों कर रहा था। एक पॉइंट पर साकू दोबारा दबाव बनाता है, पूछता है कि उसने अपने दोस्तों से सब कुछ छुपाया क्यों। रिंतारो ठंडे लहजे में कहता है कि वो बस इस बारे में बात नहीं करना चाहता। साकू और पूछने की कोशिश करता है लेकिन तभी उनके टीचर बीच में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों लड़ रहे हैं और उन्हें क्लास शुरू करने को कहते हैं। शोहे तुरंत साकू को वहां से खींच लेता है। इस बीच रिंतारो आयातो से नोटबुक छीनने के लिए माफी मांगता है लेकिन आयातो कहता है कोई बात नहीं। घर लौटकर रिंतारो को समझ आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन जब उसे याद आता है कि काओरुको ने उसकी टेस्ट में मदद की थी तो वो उसका शुक्रिया अदा करने का फैसला करता है। जब काओरुको पढ़ रही होती है रिंतारो उसे एक मैसेज भेजता है उसकी ट्यूटरिंग के लिए थैंक्स कहते हुए। काओरुको रिप्लाई करती है, उसे टेस्ट पास करने की बधाई देती है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताने की बेस्ट विशेस देती है। लेकिन रिंतारो अब महसूस करता है कि ये सब शायद नहीं हो पाएगा, जो कुछ भी अभी हुआ उसकी वजह से। अगले दिन शोहे और आयातो पैनिक मोड में होते हैं। उन्हें रिंतारो और साकू के बीच बढ़ती दूरी दिखाई देती है और तब उन्हें एहसास होता है कि उनका मिलके फेस्टिवल एंजॉय करने का सपना धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। आयातो शोहे को गिव अप ना करने के लिए मोटिवेट करता है तो शोहे दोनों को बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जब दोनों मना कर देते हैं तो शोहे का दिल टूट जाता है और वो उदास हो जाता है। स्कूल के बाद जब साकू घर जा रहा होता है आयातो और शोहे अचानक उसके साथ चल पड़ते हैं और कहते हैं कि चलो थोड़ा बैठते हैं और बात करते हैं। साकू उन्हें टाल देता है, कहता है कि बात करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन दोनों उसके झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं, जानते हैं कि वो कुछ छुपा रहा है। साकू आगे बढ़ता है लेकिन आखिरकार रुककर अपना गुस्सा निकालता है। पहले तो आयातो और शोहे को लगता है कि साकू इसलिए गुस्सा है क्योंकि रिंतारो किक्यो गर्ल्स के साथ घूम रहा है, लेकिन उनके सरप्राइज की हद नहीं रहती जब साकू सच बताता है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो रिंतारो के करीब आना चाहता था, उसके लिए वहां होना चाहता था, लेकिन रिंतारो उसे दूर कर रहा है। शोहे एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। वो कहता है कि रिंतारो की सबसे कूल बात यह है कि वो बिना जानबूझ के ऐसे काम करता है जो लोगों को शुक्रगुजार बना देते हैं और ये साइड सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जो उसके करीब हैं। फिर आयातो पॉइंट आउट करता है कि इस बार रिंतारो ने अपने इमोशंस एक्चुअली एक्सप्रेस किए जो पहले कभी नहीं हुआ था। आयातो के लिए ये बड़ी बात है, एक प्रोग्रेस का साइन। वो कहता है कि जब वक्त सही होगा रिंतारो खुद उनके पास आएगा और अपना दिल खोल के बात करेगा। ये बात साकू के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जगा देती है और तीनों मिलके रामेन खाने जाने का प्लान बना लेते हैं। इसी बीच कैफे में रिंतारो की मॉम नोटिस करती है कि उसका चेहरा उदास है। उन्हें शक होता है कि शायद उसके टेस्ट फिर से खराब गए हैं, लेकिन जब रिंतारो बताता है कि उसका एक भी टेस्ट फेल नहीं हुआ तो वो हैरान रह जाती हैं। रिंतारो उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने बिल्कुल ईमानदारी से सब पास किया है। तभी काओरुको कैफे में आती है और रिंतारो तुरंत छुप जाता है। काओरुको उसकी मॉम से बात करने लगती है, कहती है कि उसका कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, जो रिंतारो की मॉम को तुरंत रिंतारो की याद दिलाता है। जैसे ही वो उसका नाम लेने लगती है रिंतारो उन्हें चुप करवाता है ताकि काओरुको उसे देख न ले, लेकिन रिंतारो की मॉम शरारत से उसे खींचकर काओरुको के सामने ले आती है और बताती है कि वो एक सी थ्रू मिरर के पीछे छुपा हुआ था। काओरुको हैरान रह जाती है और थोड़ी सी एम्बेरस भी हो जाती है कि रिंतारो ने उसकी मीठा खाने वाली बात सुन ली। विंगमैन बनते हुए रिंतारो की मॉम उससे कहती है कि काओरुको का ऑर्डर ले लो और खुद किचन की तरफ चली जाती है। जब काओरुको डिसाइड कर रही होती है कि क्या ऑर्डर करे, वो अचानक दोनों हाथ उठाकर रिंतारो से हाई फाई मांगती है, टेस्ट पास करने और उसके आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ये बात रिंतारो को दिन में हुई टेंशन याद दिलाती है और वो उसे एक फीका सा हाई फाई देता है। काओरुको तुरंत महसूस कर लेती है कुछ तो गड़बड़ है। पूरी बात ना जानते हुए भी वो रिंतारो को एक छोटी सी सलाह देती है, कहती है कि जब भी मन उदास हो कुछ टेस्टी खा लेना चाहिए। लेकिन जब काओरुको हकलाने लगती है रिंतारो जोर से हंस पड़ता है। उसे ये देखकर दिल से खुशी होती है कि काओरुको कितनी मेहनत कर रही है उसका मूड ठीक करने के लिए। उसकी हंसी देखकर काओरुको भी रिलैक्स्ड महसूस करती है और जैसे ही वो मुस्कुराकर रिंतारो की तरफ देखती है रिंतारो के दिल के अंदर प्यार
के फूल खिलने लगते हैं। जब काओरू को जाने लगती है, वो वादा करती है कि वो फिर आएगी और रिंतारो उसके जाने के बाद बिल्कुल लव स्ट्रक रह जाता है। उस मोमेंट में उसे एहसास होता है कि काओरू को कितनी अमेजिंग है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही उसके मन की परेशानी को दूर कर देती है। और जब वो अपनी पहली सुबारू से हुई बातचीत को याद करता है तो उसे समझ आता है कि उसने सुबारू की रिक्वेस्ट सिर्फ काओरू को के लिए रिस्पेक्ट की वजह से नहीं ठुकराई थी, बल्कि उसके अंदर कुछ और गहरा, कुछ और स्ट्रॉन्ग इमोशन जाग रहा था। बाद में कैफे बंद करने के बाद रिंतारो देखता है कि इसकी मॉम एक सेलिब्रेटरी डिनर तैयार कर रही होती है। जब वो पूछता है कि किस खुशी में, तो वो कहती है कि एग्जाम्स पास करने की, जो उन्हें खुद मुश्किल से यकीन हुआ। वो उसे उसके ग्रेड्स दिखाने के लिए कहती है और जैसे ही देखती है खुशी से झूम उठती है। रिंतारो कहता है कि बस मुश्किल से पास किया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि छोटी उम्र से वो ऐसा लड़का था जो जल्दी गिव अप कर देता था, लेकिन अब जब वो देख रही है कि उसने किसी चीज के लिए सच में मेहनत की है तो उन्हें पहली बार असली खुशी महसूस हो रही है। वो मानती है कि रिंतारो अभी भी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है और याद दिलाती है कि एक माँ की इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होती। फिर वो कहती है कि उन्हें फक्र है कि रिंतारो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि इमोशनली भी ग्रो कर रहा है। हाँ, वो अभी भी चीजें ज्यादा सोचता है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी सीख लिया है कि उसके लिए क्या सच में इम्पोर्टेंट है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। इसी बीच घर जाते वक्त काओरुको का दिल धड़कने लगता है। रिंतारो को इतना खुलकर हंसता हुआ देखकर उसे लगा नहीं था कि वो इतना क्यूट भी हो सकता है। मुस्कुराते हुए वो अपना फोन चेक करती है, इस उम्मीद में कि शायद रिंतारो का मैसेज आया हो, लेकिन अचानक एक मैसेज आता है। रिंतारो का नहीं बल्कि सुबारू का, जो उसे मिलने के लिए कह रही होती है। कहीं और एक पार्क में सुबारू अकेली बैठी होती है और काओरुको के साथ अपनी दोस्ती याद कर रही होती है। जब काओरुको वहां पहुंचती है, सुबारू उसके कपड़ों को देखकर पूछती है कि क्या वो कहीं गई थी। काओरुको हल्का सा मुस्कुराते हुए मान लेती है कि हाँ, वो गई थी। फिर काओरुको अपनी नजर प्लेग्राउंड की तरफ घुमाती है, वही जगह जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, और उस जगह को देखते ही पुरानी यादें उसके दिल में ताजा हो जाती हैं। फिर वो सीधा सवाल करती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? और तभी सुबारू अचानक एक तीखी ऑनेस्टी के साथ कन्फेस करती है, मैं रिंतारो से मिली थी, तुमसे छुपके। अपने मन में सुबारू ने हमेशा काओरुको को एक खिलती हुई नीली कली के रूप में देखा था, खुद के लिए एक असली हीरो। उसे याद था वो दिन जब काओरुको प्लेग्राउंड में उल्टी लटकने के बाद गिर गई थी। सुबारू चिंता में रो पड़ी थी, लेकिन काओरुको फिर भी मुस्कुराई और उसे शांत किया। बहुत समय तक सुबारू ये चाहती थी कि वो काओरुको जितनी स्ट्रांग हो सके, लेकिन अब उसे समझ आता है कि वो उस ताकत के आसपास भी नहीं है। वो काओरुको को सब कुछ बता देती है। कैफे में रिंतारो के साथ उसे देखने से लेकर रिंतारो को उससे दूर रहने के लिए कहने तक, वो डीपली माफी मांगती है, ये समझकर कि उसने काओरुको को चोट पहुंचाई। लेकिन काओरुको गुस्सा होने के बजाय ये मानती है कि उसने भी सुबारू को दर्द दिया है और अक्सर उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। उसे इतनी परवाह करने के लिए दयालु कहती है। ये बात सुबारू के दिल को गहरी छू जाती है। वो अपने आप से पूछती है कि काओरुको उससे माफी क्यों मांग रही है, और भी बुरा ये कि वो अपने आप को सिर्फ धरती का कचरा समझने लगती है। रिंतारो का सामना करने के बाद कई दिनों तक सुबारू को ये चिंता थी कि काओरुको उससे उसकी की हुई बातों के लिए नफरत करेगी, लेकिन काओरुको को इतना खुश देखकर उसे समझ आया कि रिंतारो ने कभी काओरुको से सुबारू के उनके बीच दूरी लाने की कोशिश के बारे में नहीं बताया। फिर भी वो अपने अंदर से उस पाप भावना को मिटा नहीं पाई, इसलिए उसने सब कुछ कबूल करने का फैसला किया। लेकिन सब कुछ बताने के बाद भी काओरुको ने उससे नफरत नहीं की, और इस बात से राहत महसूस करने पर सुबारू को बहुत बुरा लगा। आंखों में आंसू भर आए जब उससे समझ आया कि लंबी हो जाने और स्ट्रांग बनने की कोशिश के बावजूद वो अब भी वही डरपोक लड़की है जो आसानी से रो देती है। अपने ही सुकून भरे आंसू में घुटते हुए उसने काओरुको से परेशान करने के लिए माफी मांगी। अंधेरे में काओरुको ने अपनी आंखें रोशनी की तरफ खोली और शांति से सुबारू को पहले की तरह खेलने को बुलाया। उसने मंकी बार से शुरू किया, सुबारू को भी साथ आने का ऑफर दिया। जब सुबारू शांत हो गई तब काओरुको ने बताया कि जिस दिन वो अपने मुंह के बल गिर गई थी उस दिन बहुत ही खौफनाक दर्द हुआ था, लेकिन वो रोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो उठी उसने देखा कि सुबारू रो रही थी और उसे मरने के लिए मना कर रही थी, यहाँ तक कि कह रही थी कि वो उसके लिए ये दर्द भी ले लेगी। उस पल ने काओरुको को इतना हिला दिया कि वो रोना ही भूल गई। ऐसे पलों ने काओरुको को यकीन दिलाया कि सुबारू दयालु है, लेकिन सुबारू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अपने आप को एक बोझ कहा, पर काओरुको का सब्र टूट गया। उसने कहा कि
उसके लिए ये देखना दर्दनाक है जब सुबारू अपने आप को नीचा दिखाती है, जबकि उसे इस बात का बिल्कुल भी शक नहीं था कि वो दयालु है। पूरी मजबूती से उसने समझाया कि उसने हमेशा सुबारू को ध्यान से देखा है और अपनी आंखों से उसकी दया देखी है। उसे गले लगाते हुए कारुको ने विनती की कि सुबारू अपने उस दयालु रूप को कभी इनकार ना करे जिसे वो जानती और प्यार करती है। ये सुनकर सुबारू और जोर से रो पड़ी। कारुको ने उसे यकीन दिलाया कि जिस दिन तक सुबारू अपने असली दयालु रूप को अपनाने और प्यार करने लगेगी, तब तक वो उसे याद दिलाती रहेगी और उससे ये कहती रहेगी कि वो उससे प्यार करती है। ये बातें सुबारू को याद दिला गई कि कारुको हमेशा ऐसी ही रही है। उसने अपनी हीरो को गले लगाया और पूछा कि रिंतारो के बारे में वो क्या करना चाहती है, पूरी तरह उसकी सूझबूझ पर भरोसा करते हुए। कारुको ने जवाब दिया कि वो अब भी रिंतारो से मिलना चाहती है और सुबारू उसके चेहरे पर चमक देख सकती थी जब वो उसके बारे में बात कर रही थी। धीरे से उसने पूछा कि क्या कारुको उसे पसंद करती है। कारुको ने माना कि ना सिर्फ वो उसे पसंद करती है बल्कि उससे गहरा प्यार भी करती है। ये सुनने के बाद सुबारू ने कारुको को बताया कि जब मैंने रिंतारो को तुमसे दूर रहने को कहा तो उसने मना कर दिया, और ये सुनकर कारुको की खुशी और बढ़ गई। सुबारू ने अपनी हीरो को और जोर से गले लगाया, ये जानते हुए कि कारुको उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। उसने सोचना शुरू किया कि शायद एक दिन आएगा जब वो कारुको की बातों को अपनाएगी और उसके साथ गर्व से खड़ी रहेगी, जैसे दो फूल जो शान के साथ खिल रहे हो। उसके बाद वो दोनों साथ घर की तरफ चले, तब तक जब तक कारुको को रिंतारो का एक मैसेज देखकर झटका नहीं लगा जिसमें उसने सुबारू का नंबर मांगा था। इसी बीच रिंतारो परेशान था, सोच रहा था कि जो पहले हुआ उसके बाद उसे सुबारू से बात करना जरूरी है। तभी कारुको ने उसे कॉल किया। जब उसने फोन उठाया तो सबसे पहले उसने कारुको से माफी मांगी कि वो उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा कि उसे सुबारू से बात करनी है। बिना किसी वार्निंग के कारुको हंस पड़ी और फोन अपनी दोस्त को दे दिया, जिससे रिंतारो घबरा गया। जब उनकी बात हुई, रिंतारो ने कहा कि उसे कुछ बात करनी है। सुबारू ने कहा कि मिलकर बात करते हैं। अगले दिन वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म्स में मिले। जब रिंतारो ने इस बात का जिक्र किया तो सुबारू ने बात टाल दी और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने चिंता की। बिना झिझक उसने पूछा कि कारुको से मिलने की उसकी इजाजत पाने के लिए उसे क्या करना होगा। सुबारू ने याद दिलाया कि वो कारुको की मां नहीं है, लेकिन रिंतारो ने समझाया कि उसे पता है कि वो कारुको की कितनी परवाह करती है और ये भी कि अगर वो कारुको से मिलता है तो शायद उसे परेशानी हो। फिर भी वो मिलना चाहता है, इसलिए उसने दोबारा पूछा। सुबारू ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने उसे याद दिलाया कि वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि वो कारुको से मिलता रहेगा। रिंतारो ने समझाया कि उसे पता है कि सुबारू ने जो किया उसका कारण क्या था, क्योंकि कारुको उसके लिए कितनी अहमियत रखती है, लेकिन फिर भी उसे उसका जवाब चाहिए था। उस पल सुबारू को समझ आया कि जिस आदमी से कारुको प्यार करती है वो एक कोमल दिल वाला इंसान है और उसे अपने उस सख्त रवैये पर अफसोस हुआ जो उसने रिंतारो के साथ किया था। अपने ही व्यवहार पर हंसकर उसने माना कि उसने कारुको को उनके कैफे में मिलने के बारे में बता दिया था, जिससे रिंतारो घबरा गया क्योंकि उसने कहा था कि वो उससे मिलना बंद नहीं करेगा। फिर भी सुबारू ने कहा कि जब तक वो कारुको से स्कूल के बाहर मिलता है तब तक उसका मन शांत रहेगा, क्योंकि कोई उनके रिश्ते के बारे में नहीं जान पाएगा। अचानक एक फुटबॉल आकर रिंतारो को लगता है। कैफे में मिले छोटे लड़के ने दौड़कर आते हुए उन्हें पहचाना, कहकर कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की थी। बॉल वापस देने के बाद उसने कहा कि दोनों बहुत करीब लगते हैं, जिस बात को दोनों ने तुरंत झुठला दिया, लेकिन लड़के ने जोर देकर कहा कि वो दोनों दोस्त जैसे लगते हैं। उसके जाने के बाद सुबारू ने रिंतारो से कहा कि अभी चाहे वो दोनों दोस्त ना हो, लेकिन एक दिन जब वो अपने आप से प्यार करने लगेगी तो वो उसकी दोस्त बनना चाहेगी। ये सुनकर रिंतारो हैरान रह गया। उसने उसे उनके स्कूल वाले राइवलरी की याद दिलाई और पूछा कि क्या उनकी पिछली मुलाकात के बाद उसके साथ कुछ हुआ है। सुबारू बस मुस्कुराई और कहा कि ये एक राज है। अगले दिन रिंतारो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि ग्रुप चैट में उसके दोस्त बिल्कुल चुप हैं। उसे अचानक याद आता है वो दिन जब साको ने कारुको के छोड़े हुए नोट के बारे में पूछा था, लेकिन उसने उसे सीधे तरीके से कह दिया था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब प्रेजेंट में रिंतारो खुद को दोष देता है। फिर अचानक उसे कारुको का टेक्स्ट आता है जिसमें वो पूछती है कि उसका सुबारू के साथ मीटअप कैसा गया। दोनों टेक्सटिंग करना शुरू कर देते हैं और रिंतारो जल्दी ही अपने फ्रेंड्स के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वो कारुको से माफी मांगता है कि उसने सुबारू से उसके पीछे जाकर मुलाकात की, लेकिन कारुको उसे रिलैक्स करने को कहती है और ये भी बताती है कि उसे एक्चुअली खुशी हुई कि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड से मुलाकात
की। अगले दिन स्कूल के बैकयार्ड में शोहे आयातो और साकू से कहता है कि रिंतारो के साथ कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। दोनों पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है, तो वो रिंतारो की तरफ इशारा करता है जो बेसबॉल खेल रहा होता है, लेकिन हर कैच और हिट मिस कर देता है। शोहे समझाता है कि रिंतारो को एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में सरप्राइजिंगली अच्छा है, इसीलिए उसे फील्ड पर इतना क्लमजी देखना अजीब है। उसके दोस्त अग्री करते हैं, लेकिन शोहे से कहते हैं कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है, लेकिन शोहे मानने को तैयार नहीं होता और जोर देता है कि उनका दोस्त क्लास में भी अजीब बिहेव कर रहा था। जब उसने रिंतारो से पूछा कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा है, तो उसने घबराते हुए बस ये जवाब दिया कि सब ठीक है। साकू और आयातो ने बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन शोहे उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो रिंतारो का पीछा करें ताकि पता चल सके उसे असल में क्या परेशानी हो रही है। जब वो छुपके से उसका पीछा कर रहे होते हैं, शोहे साकू से कहता है कि अब वो कावड़ बनना छोड़ दे और रिंतारो से जाके माफी मांग ले। आयातो ऐड करता है कि रिंतारो और साकू दोनों ही उतने ही जिद्दी हैं और शोहे भी इस बात से अग्री करता है। अपनी स्टॉकिंग जारी रखते हुए तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि रिंतारो काओरुको और सुबारू से मिल रहा है। कैफे में रिंतारो सुबारू और काओरुको से मिलने के लिए बुलाने पर उनसे माफी मांगता है, लेकिन काओरुको तुरंत उसे अश्योर करती है कि उसे रिंतारो से मिलने पर बहुत खुशी होती है। उसकी एक्साइटमेंट सुबारू से छुप नहीं पाती, जो सोचती है कि उसकी दोस्त अपने क्रश को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। इसी बीच साइड वाले बूथ में शोहे लगभग बेहोश हो जाता है, ये देखकर कि रिंतारो लड़कियों से घिर कर बैठा है, जबकि आयातो हमेशा की तरह अनइंटरेस्टेड बस सोच रहा होता है कि उसे क्या खाना चाहिए। साकू घबरा जाता है और दोनों इडियट्स को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन शोहे जोर जोर से कंप्लेन करता रहता है कि ये कितना अनफेयर है कि सारा अटेंशन रिंतारो को मिल रहा है। एक गहरी सांस लेकर साकू सोचता है कि सुबारू, जो हमेशा से चिदोरी के लड़कों से नफरत करती थी, वो इस सब के बावजूद रिंतारो के साथ वक्त क्यों बिता रही है। सुबारू रिंतारो से पूछती है कि उसने उन्हें कैफे में क्यों बुलाया। हिम्मत जुटाते हुए रिंतारो समझाता है कि वो अपने दोस्तों को अपनी नई दोस्ती के बारे में बताना चाहता है। कंफ्यूज्ड होकर सुबारू पूछती है क्यों, और रिंतारो बताता है कि उसे अपने दोस्तों से सीक्रेट्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं। वो समझाता है कि बहुत लंबे समय तक उसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ अपने लुक्स की वजह से, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसने चिदोरी ज्वाइन किया और ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। शुरू में उसे लगा था कि वो सब थोड़े अजीब हैं, लेकिन वक्त के साथ वो उसके लिए बहुत प्रीशियस बन गए, ऐसे दोस्त जिनके बिना वो अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो भी कहीं बिलोंग करता है। बात खत्म होने के बाद रिंतारो काओरुको का शुक्रिया अदा करता है उसकी एग्जाम में मदद करने के लिए और समझाता है कि एग्जाम अच्छा होने पर उसे एहसास हुआ कि वो गिव अप नहीं करना चाहता, इसीलिए अब वो मेहनत करके अपनी दोस्ती को और ज्यादा चेरिश करना चाहता है। लेकिन रिस्क जानते हुए रिंतारो दोनों लड़कियों से माफी मांगता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसकी रिलीफ के लिए काओरुको मुस्कुराती है और कहती है कि उसे खुशी होगी अगर वो रिंतारो के दोस्तों को जाने। सुबारू भी अग्री करती है, कहकर कि अगर काओरुको को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे भी नहीं है। ये सुनकर रिंतारो अंदर से बहुत ग्रेटफुल फील करता है, जबकि अगले बूथ में बैठे उसके दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उस रात रिंतारो दोनों लड़कियों को स्टेशन तक छोड़ने जाता है, तभी सुबारू अचानक पूछती है कि क्या वो जल्दी अपने दोस्तों से उनका इंट्रोडक्शन करवा सकता है, क्योंकि उसे अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगनी है। रिंतारो मुस्कुराता है और उसे अश्योर करता है कि वो जल्दी ही उनका इंट्रोडक्शन करवा देगा। अचानक एक गुंडों का ग्रुप रिंतारो के पास आता है। उनका लीडर कैजुअली माफी मांगता है अपने जूनियर्स के किए हुए ट्रबल के लिए। रिंतारो उन्हें पहचानता नहीं, इसीलिए वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो। काओरू को उससे झाड़ियों की तरफ देखने को कहती है, जहाँ वो वही दो गुंडों को देखता है जिन्होंने काओरू को पर हमला किया था। सब समझ जाने पर वो कंक्लूड करता है कि उन दोनों ने अपने सीनियर से कंप्लेन की होगी और अब ये लोग उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए आए हैं। रिंतारो सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, अपर क्लासमैन से कहता है कि उसे लड़ना नहीं है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि और गुंडे उन्हें घेर रहे हैं। लीडर रिंतारो का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता, खासकर जब उसने उसके जूनियर्स के साथ पंगा लिया है। काओरू को रिंतारो के डिफेंस में बोलती है, जोर देते हुए कि वो बिना वजह कभी किसी पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये बात गुंडों को और ज्यादा प्रवोक कर देती है। रिंतारो तुरंत लड़कियों को शील्ड करता है और ट्रबल मेकर से कहता है कि अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसके साथ करो, लेकिन लीडर मना कर देता है। अपने घटिया इरादे लड़कियों की तरफ साफ दिखाता हुआ उसके बॉयज
में से एक तो सुबारू के बालों को छूने लगता है, जिससे वो डर के मारे कांप जाती है। उसी वक्त शोहे वहां आ जाता है और वार्न करता है कि उसे हाथ न लगाए। रिंतारो अपने दोस्तों को देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे कहते हैं कि लड़कियों को तुरंत लेकर निकल जाओ। रिंतारो उनकी बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उन्हें सब कुछ बता देगा। जैसे ही रिंतारो और लड़कियां वहां से चली जाती हैं, साकू अपर क्लासमैन को इग्नोर करके सीधा उन दोनों ट्रबल मेकर्स की तरफ बढ़ता है। वो उन्हें सख्ती से वार्न करता है, जिस पर सिल्वर हेड डेलिक्वेंट गुस्से में आ जाता है और गर्व से मान लेता है कि वही दोनों थे जिन्होंने रिंतारो को चोट पहुंचाई थी। ये सुनकर आया तो अपना बैग नीचे गिरा देता है और बिल्कुल शांत तरीके से उन गुंडों की तरफ बढ़ता है। इसी बीच स्टेशन पर रिंतारो लड़कियों से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे रियोश्योर करती हैं कि सब ठीक है। अचानक उसे आयातो का कॉल आता है, जो बताता है कि सब ठीक है और घर जा रहे हैं। वापस पार्क में बाकी सब आयातो का बैग उठाकर उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने अकेले ही सारे गुंडों को हरा दिया। आयातो उनकी तारीफ एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ ही गैंग को ये वार्निंग भी देता है कि दोबारा कभी रिंतारो की बेइज्जती ना करें। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लड़के रिंतारो के लिए चीयर करते हैं, लेकिन वो गेम में लगातार गलतियां करता रहता है। ध्यान ना लगा पाने के कारण वो एक्सक्यूज करके बाहर निकल जाता है, ये समझकर कि उसे पहले अपने दोस्तों से बात करनी होगी। किस्मत से उसके दोस्त खुद आ जाते हैं, जिससे रिंतारो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग पाता है। शोहे अपनी केयरलेस आदत के हिसाब से तुरंत बोल देता है कि उसे खुशी है कि उन्होंने रिंतारो का पीछा करने का फैसला किया था। अपनी गलती रियलाइज करते ही शोहे आयातो को पकड़कर भाग जाता है और साकू रुक कर रिंतारो से उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। रिंतारो भी अपनी तरफ से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन साकू उसे रोक देता है, कहते हुए कि उसे बस ये बताना है कि वो उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करता है। दोस्तों से सुलह करने के बाद रिंतारो एक होम रन मार देता है और अपनी टीम के लिए जीत पक्की कर देता है। उसके दोस्त उसके लिए चीयर करते हैं और रिंतारो आखिरकार बिना शर्माए खुलकर मुस्कुराता है। गेम के बाद शोहे रोने लगता है और अपने आप को उनकी हार का जिम्मेदार मानता है। लड़के उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, याद दिलाते हैं कि हमेशा एक और मौका होगा, लेकिन वो लगातार रोता रहता है, जब तक एक दयालु आइसक्रीम बेचने वाली आंटी उसका ध्यान हटाने के लिए उसे ताकोयाकी देती है ताकि वो शांत हो जाए। तभी रिंतारो को एक मैसेज आता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो फ्री हैं। थोड़ी देर बाद सब पार्क में मिलते हैं, जहां रिंतारो उनकी मुलाकात काओरुको और सुबारू से करवाता है। काओरुको को थोड़ा बुरा लगता है इतना अचानक बुलाने के लिए, लेकिन लड़के उसे यकीन दिलाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूड हल्का करने के लिए शोहे बताता है कि उनका स्पोर्ट्स डे अभी खत्म हुआ है और उन्होंने सेकंड प्लेस हासिल किया। शोहे और काओरुको को इतनी नेचुरली बात करते देखकर रिंतारो मन ही मन मानता है कि ये कमाल है कि दोनों बिना किसी ऑकवर्डनेस के इतनी आराम से बात कर सकते हैं। तभी आया तो धीरे से साकू से पूछता है कि वो लोग स्कूल से इतनी दूर क्यों मिल रहे हैं। साकू समझाता है कि ये इसलिए है ताकि उन्हें किक्यो स्टूडेंट्स के साथ कोई देख ना ले। फिर काओरू को समझाती है कि वो और सुबारू उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे गुंडों से बचाने के लिए। आयातो और शोहे इसे बस छोटी सी बात मानकर टाल देते हैं, जबकि साकू चुप रहता है। शुक्रिया के तौर पर काओरू को उन्हें स्नैक्स का एक बैग देती है, जिससे शोहे फिर से रो पड़ता है। जज्बात में डूबकर वो ड्रामेटिकली उसे एक फरिश्ता बुलाता है और खाने के लिए बेग करता है। उसी वक्त सुबारू खड़ी होती है और मानती है कि लाइब्रेरी में उसने सिर्फ चिदोरी से होने की वजह से उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया था। वो दिल से माफी मांगती है। शोहे उससे कहता है कि उसे तो याद भी मुश्किल से है कि उसने क्या कहा था, जो सुबारू को हैरान कर देता है। फिर वो ऐड करता है कि उसके लिए ऐसे ताने सुनना आम बात है, जिससे सुबारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साकू भी धीरे से माफी मांगता है, मानता है कि उसने भी उसके साथ ज्यादा सख्ती दिखाई थी। सुबारू तुरंत कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन काओरू को उसे एनकरेज करती है कि वो अपना प्लान आगे बढ़ाए। इशारा समझते ही सुबारू एक महंगी मिठाइयों का बैग निकालती है, जिससे लड़के हैरान हो जाते हैं। रिंतारो तो ये तक कहता है कि ये मिठाइयाँ इतनी पॉपुलर हैं कि तुम वैसे भी इजीली खरीद नहीं सकते। सब स्नैक्स टेबल पर आने के बाद शोहे एक छोटी सी पार्टी करने का आइडिया देता है और लड़कियों को भी ज्वाइन करने को कहता है। सुबारू थोड़ा हिचकिचाती है, सोचती है कि क्या उसे सच में शामिल होना चाहिए क्योंकि वो किक्यो से है। शोहे तुरंत उसे यकीन दिलाता है कि ये बात मैटर नहीं करती और आया तो ऐड करता है कि रिंतारो पहले ही उन्हें बता चुका है कि वो और काओरू को दोनों दिल से कितनी अच्छी हैं। जब शोहे उसे एक मिठाई देते हुए कहता है कि अब और माफी नहीं होगी, तो सुबारू को तसल्ली मिलती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। चॉकलेट चखते ही सुबारू अपने मन में सोचती है कि बिना जाने उसने चिदोरी के बॉयज से नफरत
क्यों की थी। वापस जाते वक्त शोहे कैजुअली उससे पूछता है कि उसने इतनी महंगी मिठाइयाँ कहाँ से ली। सुबारू आगे चलकर बाकी सबके साथ जुड़ जाती है, जबकि रिंतारो और काओरू को पीछे रुक जाते हैं। रिंतारो उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी पढ़ाई में मदद की और पूछता है कि क्या उसे बदले में कुछ चाहिए। काओरू को थोड़ी देर रुककर मानती है कि वो उसके साथ अकेले कहीं जाना चाहती है। अगले दिन रिंतारो बिल्कुल नर्वस होता है, पसीना पसीना होते हुए दुआ करता है कि उसकी डेट खराब ना हो जाए। जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है उसे शौक लगता है देखकर कि काओरू को भी उसी ट्रेन से बाहर आ रही है। वो कोइंसिडेंस पर हंस देती है और मानती है कि वो इस दिन का इंतजार कर रही थी, जिससे रिंतारो लाल हो जाता है। दोनों एक्वेरियम जाते हैं जहाँ काओरू को बताती है कि वो काफी टाइम से यहाँ नहीं आई थी। जब रिंतारो पूछता है कि उसने ये जगह क्यों चूज की, तो वो समझाती है कि उसे उसके साथ डॉल्फिन शो देखना था, लेकिन फिर वो एक्साइटेड होकर मछलियों को ग्रीट करने, राइड्स ट्राई करने और टेस्टी फूड खाने के बारे में बोलने लगती है। थोड़ा परेशान होकर वह रिंतारो से पूछती है कि क्या उनके पास सब कुछ करने का टाइम होगा। रिंतारो हंसकर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके सारे विशेष पूरे करेंगे। दोनों राइड्स एंजॉय करते हैं और बाद में खाना खाने बैठ जाते हैं। रिंतारो फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से वो पास हो गया और खुद को एक बेवकूफ बुलाता है। काओरू को मुस्कुराकर उससे पूछती है कि उसका स्पोर्ट्स डे कैसा था। रिंतारो खुशी से बताता है कि उसने बहुत मजा किया, जिस पर काओरू को उससे कहती है कि वो सब फन मोमेंट्स शेयर करे। रिंतारो दिल खोलकर सब बताता है और बाद में जब डॉल्फिन शो का टाइम आता है तो वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाता है। बाथरूम में रिंतारो सोचता है कि काओरू को आज कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और उसकी मुस्कान उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। बाहर आने पर वो देखता है कि काओरू को एक रोती हुई छोटी लड़की को संभाल रही है। उस लड़की का नाम मीका है जो खो गई है और काओरू को रिंतारो से पूछती है कि क्या वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। रिंतारो थोड़ी चिंता करता है कि शायद डॉल्फिन शो मिस हो जाए, लेकिन काओरू को इंसिस्ट करती है कि वो बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकती। रिंतारो उसकी काइंडनेस से इम्प्रेस होता है और देखता है कैसे काओरू को मीका को तसल्ली देती है। काओरू को मीका की रिंतारो से मुलाकात करवाती है, लेकिन छोटी सी लड़की उसके इंटिमिडेटिंग लुक से डर जाती है, जब तक रिंतारो एक जेंटल स्माइल देकर उसका डर दूर नहीं कर देता। फिर काओरू को मीका के पेरेंट्स ढूंढने चली जाती है और रिंतारो उसके साथ रुक जाता है। साथ बैठे हुए मीका उनकी डेट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है, जिस पर रिंतारो शर्मा जाता है और कहता है कि ये डेट नहीं है। मीका फिर अपनी छोटी सी क्रश स्टोरी शेयर करती है, बताती है कि उसके क्लासमेट की स्माइल उसे खुश कर देती है। उसके ये वर्ड्स रिंतारो के दिल को छू जाते हैं और वो चुप हो जाता है। तभी काओरू को मीका के पेरेंट्स के साथ वापस लौट आती है। खुशी भरी रीयूनियन के बाद मीका के पापा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रिंतारो जवाब देता है कि उसे खुशी है कि उन्होंने ही मीका को ढूंढा। जाने से पहले मीका धीरे से रिंतारो के कान में कहती है कि वो और काओरू को एक परफेक्ट कपल बनेंगे, जिससे रिंतारो का चेहरा गहरी शर्म से लाल हो जाता है। क्योंकि दोपहर का शो खत्म हो चुका था, काओरू को घर जाने का सजेशन देती है, लेकिन रिंतारो पूछता है कि क्या वो दिन को थोड़ा और एक्सटेंड करके इवनिंग परफॉर्मेंस देखना चाहेगी। काओरू को खुशी से हाँ कह देती है और बाद में दोनों मिलकर शो एंजॉय करते हैं। शो के दौरान काओरू को कन्फेस करती है कि उसने अपना सबसे बेस्ट टाइम गुजारा और उसे इतना खुश देखकर रिंतारो को फाइनली समझ आता है कि वो अपनी असली फीलिंग्स उसके लिए अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगले दिन रिंतारो तेज बारिश के बावजूद स्कूल जाता है। जो भी उसके पास से गुजरता है तुरंत तनाव महसूस करता है और जल्दी से साइड हो जाता है, उसे चलने के लिए रास्ता दे देता है। क्लास में शोहे कंप्लेन करता है कि ह्यूमिडिटी ने उसके स्पाइकी बाल खराब कर दिए हैं और उसके सॉक्स भी बिल्कुल गीले हो गए हैं। आया तो अग्री करता है, कहता है कि उसे ये चिपचिपा मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और चाहता है कि रेनी सीजन जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन साकू पॉइंट आउट करता है कि मानसून तो अभी बस शुरू ही हुआ है। शोहे फिर सोचता है कि रिंतारो कहाँ है और नोटिस करता है कि वो लेट है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और रिंतारो अंदर आता है, अपना सिर छत से टकराते हुए। आया तो घबराहट में उसे ग्रीट करता है, पूछता है कि वो ठीक है ना, जबकि शोहे मजाक करता है कि सुबह सुबह ब्रेन सेल्स लूज करना कितना टफ होगा। रिंतारो सबको डार्क टोन में ग्रीट करता है और तुरंत अपने दोस्तों को डरा देता है। वो कमेंट करते हैं कि उसकी आंखें आज खास तौर पर डरावनी लग रही हैं। जब रिंतारो पूछता है कि क्या ये इतना बुरा लग रहा है, तो सब हामी भरते हैं। साकू तुरंत टॉपिक चेंज करता है, पूछता है कि रिंतारो अभी तक ब्लेजर क्यों पहने हुए है, जबकि उन्हें समर यूनिफॉर्म्स पे स्विच करना था। रिंतारो अचानक अपनी गलती रियलाइज करता है। शोहे पॉइंट आउट करता है कि साकू खुद कार्डिगन पहने हुए है, जिस पर साकू रिप्लाई करता है कि क्लासरूम का एसी बहुत ठंडा है। आया तो फिर ऐड करता है कि किक्यो तो शायद
शायद ऑलरेडी अपने समर यूनिफॉर्म पे स्विच कर चुकी होंगी। और ये सुनकर रिंतारो अपनी किताबें शौक में गिरा देता है। जब वो चुपचाप अपनी किताबें उठाता है, उसके दोस्त आपस में कंफ्यूज नजरें एक्सचेंज करते हैं और धीरे से फुसफुसाते हैं, सोचते हैं कि शायद उसके साथ फिर से कुछ गलत हो रहा है। आया तो याद करता है कि उसने रिंतारो को लंच में उल्टे चॉपस्टिक से खाते हुए देखा था। फिक्र में वो सजेस्ट करता है कि उन्हें सीधा पूछना चाहिए कि क्या चल रहा है, लेकिन साकू इंसिस्ट करता है कि अगर रिंतारो बात करना चाहता तो वो खुद ही करता। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसे वैसे ही छोड़ देते हैं। शोहे फिर मूड हल्का करने के लिए सजेस्ट करता है कि उन्हें काफी टाइम के बाद एक साथ हैंग आउट करना चाहिए, लेकिन रिंतारो अभी भी सोच में डूबा रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह से काउरुको में उलझा होता है। वो उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है, पर यह सोच उसे इमोशनल कर देती है। जब वो किक्यो बिल्डिंग की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में यह सवाल आता है कि काउरुको सुबह क्या करती होगी, क्या वो पढ़ती है या फिर सुबारू और अपनी फ्रेंड्स से बातें करती है। ये रियलाइज करके कि वो फिर से काउरुको के बारे में सोच रहा है, वो शर्म से अपने डेस्क के पीछे छुप जाता है। खुद को समझाने की कोशिश करता है कि काउरुको का उस बिल्डिंग में पढ़ना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन डॉल्फिन शो में उसके साथ बिताए हुए वक्त की यादें उसे पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देती हैं। अचानक ही शोहे उसका नाम लेता है और रिंतारो अपने ख्यालों से झट से बाहर आ जाता है। डर कर वो पूछता है कि क्या हो रहा है। शोहे माफी मांगता है उसे डराने के लिए और समझाता है कि वो लोग उसके घर जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी वहां नहीं गया। जब रिंतारो कोई जवाब नहीं देता तो उसके दोस्त तुरंत उसे अश्योर करते हैं कि अगर उसे अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो वो प्लान चेंज कर देंगे। अपने दोस्तों की तरफ देखकर रिंतारो रियलाइज करता है कि उसने कभी उनसे अपने परिवार के बारे में बात ही नहीं की। ये सोच उसे अपने बचपन में ले जाती है, जब उसके क्लासमेट्स गॉसिप करते थे कि एक बेकरी फैमिली से आना उसके लिए सूट नहीं करता। लेकिन उस पल में वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने पास्ट को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देगा। शोहे रिंतारो को चुप देखकर परेशान हो जाता है और माफी मांगता है उसके घर का टॉपिक लाने के लिए। वो सजेस्ट करता है कि रिंतारो के घर के बजाय उसके ही घर पर हैंग आउट करते हैं, लेकिन रिंतारो अग्री कर लेता है उन्हें बुलाने के लिए। शॉक्ड होके वो सब पूछते हैं कि क्या वो सीरियसली कह रहा है, और रिंतारो उन्हें अश्योर करता है कि हाँ, बस उसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछना होगा। शोहे एक्साइटमेंट से खिल उठता है, जबकि साकू और आयातो एक दूसरे को रिलीव नजरों से देखते हैं। जब सैटरडे आता है तो सब लोग रिंतारो की फैमिली ओन्ड बेकरी विजिट करते हैं। शोहे तुरंत पूछता है कि उसने पहले कभी उन्हें इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि आयातो एक्साइटेड होके कहता है कि उसकी फैमिली का बेकरी चलाना कितना कूल है। उनकी एक्साइटमेंट देखकर रिंतारो ओवरवेल्म हो जाता है और धीरे से माफी मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता क्योंकि सब केक्स देखने में बिजी होते हैं। ये देखकर वो सोचने लगता है कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों था उन्हें बताने से। तभी उसकी माँ क्योको आती है और उन्हें प्यार से वेलकम करती है। एक एक करके उसके दोस्त पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। साकू अनअनाउंस्ड आने पर एक गिफ्ट देता है, जिसे क्योको खुशी से एक्सेप्ट करती है और बताती है कि उसने पहले ही बहुत सारा खाना प्रिपेयर कर लिया है। पीछे से देखते हुए रिंतारो नोटिस करता है कि उसकी माँ कितनी खुश लग रही है जब वो उससे कहती है कि अपने दोस्तों को घर दिखाओ। जब लड़के चले जाते हैं, क्योको वापस किचन में जाती है और अपने स्टाफ को बताती है कि आज वो थोड़ा जल्दी निकलेगी। जब स्टाफ रिमार्क करता है कि वो बहुत चीयरफुल लग रही है तो वो शेयर करती है कि उनका बेटा पहली बार अपने दोस्तों को घर लेकर आया है। इसी बीच लड़के रिंतारो का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। शोहे आयातो और साकू को बुलाता है रिंतारो की चाइल्डहुड फोटोज देखने के लिए, और वो सब ये जानकर सरप्राइज हो जाते हैं कि रिंतारो का एक बड़ा भाई भी है। रिंतारो को अपने दोस्तों का वहां होना अजीब सा लगता है। अचानक उसकी माँ उसे बुलाती है और जब वो देखने जाता है तो काउरू को और सुबारू को देखकर बिल्कुल स्टंड रह जाता है। काउरू को दखल अंदाजी करने के लिए माफी मांगती है, जबकि रिंतारो अभी भी शौक में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसकी माँ समझाती है कि वो लोग केक लेने आए थे और सुबारू भी शर्माते हुए माफी मांगती है। क्योको फिर प्यार से सजेस्ट करती है कि जब सब दोस्त ही हैं तो लंच के लिए रुक जाना चाहिए। काउरू को थोड़ा हेजिटेट करती है। रिंतारो से पूछती है कि क्या ये सच में ठीक है, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही शोहे उन्हें एक्साइटेडली वेलकम कर लेता है। साकू उसे डांट देता है बीच में बोलने के लिए, जिससे क्योको हंस पड़ती है। फिर वो सुबारू का शुक्रिया करती है रिंतारो के साथ अच्छा होने के लिए और कहती है कि रिलैक्स करो, जिससे सुबारू की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। इसी बीच काउरू को फिर से रिंतारो से माफी मांगती है, उसी मुस्कान के साथ जो उसने एक्वेरियम में दी थी, और इससे रिंतारो शर्म से पूरा लाल हो जाता है। क्योको ये सब नोटिस करती है एक नोइंग स्माइल के साथ और फिर लंच प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। बाद में जब लड़के क्योको की किचन में मदद कर रहे होते हैं, काउरू को अपने कपड़ों को लेकर परेशान
परेशान होती है और सुबारू से पूछती है कि क्या वो क्यूट लग रही है। सुबारू मुस्कुराती है, उसके सर पर हाथ रखती है और उसे अश्योर करती है कि हाँ, वो क्यूट लग रही है। रिंतारो छुप कर उसकी तरफ एक झलक लेता है और एक्साइटमेंट में गलती से साकू को मुक्का मार देता है। जब लंच सर्व होता है, रिंतारो रियलाइज करता है कि उसकी माँ ने पूरी मेहनत लगा दी है। अपने दोस्तों को खुश देखकर वो ग्रेटफुल महसूस करता है। तभी शोहे अचानक पूछता है कि उसने अपने बाल ब्लॉन्ड कब किए थे और रिंतारो बताता है कि वो 7th ग्रेड में था। क्यूरियस होके उसके दोस्त इवन काओरू को पूछते हैं कि क्यों। थोड़ा फ्लस्टर्ड होके रिंतारो एडमिट करता है कि जब वो छोटा था तो उसे लगता था ब्लॉन्ड बाल और पियर्सिंग्स कूल लगते हैं। उसके दोस्त हंस पड़ते हैं और उसे क्यूट बोलते हैं। रिंतारो और समझाता है बचपन में उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए एक बार उसके पेरेंट्स उसे चीयर अप करने के लिए एक फॉरेन बेकरी ले गए थे। शुरू में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने केक टेस्ट किया वो हैरान रह गया। वहाँ एक चीयरफुल शेफ को काम करते देखकर रिंतारो के दिल में वही खुशी पाने की इच्छा जागी। क्योंकि उस शेफ के ब्लॉन्ड बाल और पियर्सिंग्स थे, उसने डिसाइड किया कि वो भी उसी की तरह बनेगा। घर जाते वक्त उसने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है। उसके सरप्राइज के लिए उसकी माँ तुरंत अग्री कर गई, जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे हमेशा बहुत सी चीजें डिनाई की गई थी। ये सुनकर वो रो पड़ा, लेकिन अपना अपीयरेंस चेंज करने के बाद भी वो और ज्यादा लोगों से दूर हो गया। फिर भी उसे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। जब वो अपनी बात खत्म करता है तो टेबल एकदम साइलेंट हो जाता है और वो माफी मांगता है एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड बनाने के लिए। शोहे फिर पूछता है कि क्या उसकी पर्सनैलिटी एलिमेंट्री स्कूल के बाद चेंज हुई है। रिंतारो कहता है कि नहीं, जिस पर शोहे कमेंट करता है कि बच्चों का तब जजमेंट बहुत ही खराब रहा होगा, क्योंकि वो तो डेफिनेटली रिंतारो का दोस्त बनना चाहता। काओरू को अग्री करती है, फिर शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो उसे खाना सर्व कर सकती है। रिंतारो उसका शुक्रिया अदा करता है, बिना जाने कि क्योको ये सब सुन रही होती है। क्योको चुपचाप याद करती है जब उसने अपने खुद के पियर्सिंग्स करवाए थे। उसके हस्बैंड ने पूछा था कि क्या वो ये रिंतारो के लिए कर रही है, और उसने अपने बेटे के आंसुओं को याद किया था जब उसने दोस्तों को बनाने की कोशिश छोड़ देने की बात की थी। उस दिन उसके चेहरे की खुशी देखकर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। मुस्कुराते हुए उसके हस्बैंड ने कहा था कि एक दिन रिंतारो समझेगा कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। उसने कहा था कि उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, उसका नर्म दिल बेटा ऐसे लोगों से घिरा हो जो उसे खुशी खुशी अपनाए। वापस प्रेजेंट में क्योको घर को हंसी से भरा देखकर खुशी से अनाउंस करती है कि उसके पास सबके लिए केक है। काओरू को और शोहे एक्साइटमेंट में चीयर करते हैं और जाते वक्त रिंतारो तुरंत उसके पीछे भागता है उसे थैंक यू कहने के लिए। वो अपनी टोपी पहनती है, इमोशन से भरी हुई, और वापस काम पर चली जाती है। बाद में शोहे फुटबॉल वीडियो गेम में साकू को हरा देता है, जिससे साकू सल्क करने लगता है। शोहे उसे टॉन्ट करता है कि तभी वापस आना जब वो बेटर हो जाए, लेकिन आया तो याद दिलाता है कि वो तो बस लास्ट प्लेस के लिए खेल रहा था। आया तो फिर काओरुको की सरप्राइजिंग गेमिंग स्किल्स की तारीफ करता है। शोहे फिर रिंतारो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो शॉप में मदद करता है। रिंतारो कहता है कभी कभी, और शोहे सोचता है कि समर ब्रेक बिजी होगा क्या। रिंतारो कहता है शायद नहीं, जिससे शोहे सजेस्ट करता है कि उन्हें साथ में हैंग आउट करना चाहिए। आया तो पूछता है कि रिंतारो क्या करना पसंद करेगा, और रिंतारो प्रपोज करता है या तो बीच जाना या फिर फायरवर्क्स देखना। शोहे इंस्टेंटली एक्साइट हो जाता है और तुरंत काओरुको और सुबारू को इनवाइट कर लेता है। काओरुको खुशी से एग्री करती है, लेकिन सुबारू सबको याद दिलाती है कि समर ब्रेक से पहले एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए उन्हें मेहनत से पढ़ना होगा। दोस्त तुरंत ही डिफ्लेटेड हो जाते हैं। शोहे ड्रामा करते हुए काप कर कहता है कि रियलिटी ने उसे तोड़ दिया है। आया तो शांति से कहता है कि ये कभी ना कभी होना ही था। मजबूर होकर शोहे साकू की तरफ देखता है, लेकिन साकू उसकी मदद करने से सीधा मना कर देता है। तभी सबके सरप्राइज के लिए काओरू को सजेस्ट करती है कि सब मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं। ये सुनकर रिंतारो और उसके दोस्त उसे शौक में घूर कर देखते रह जाते हैं। कुछ दिन बाद दोस्तों का ग्रुप एक रेस्टोरेंट में जाता है। शोहे तुरंत एक बड़े मील का ऑर्डर करता है, जबकि काओरू को रिंतारो की तरफ झुकती है ये पूछने के लिए कि क्या ऑर्डर करे, जिससे आयातो और साकू उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखते हैं। जब सब खाना खत्म कर लेते हैं, काओरू को अनाउंस करती है कि अब शुरू करने का टाइम है, लेकिन सुबारू धीरे से उसे कहती है कि शोहे की तरफ देखो, और शोहे सो रहा होता है। साकू तुरंत उसे थप्पड़ मारकर उठाने की कोशिश करता है और रिंतारो लड़कियों को समझाता है कि शोहे देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। शोहे की सिचुएशन समझते हुए काओरू को प्यार से सजेस्ट करती है कि क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, उन्हें स्टडी गोल्स सेट करने चाहिए और उन्हें अचीव करने के बाद खुद को स्वीट्स से रिवॉर्ड करना चाहिए। ये सुनते ही शोहे तुरंत अलर्ट हो
हो जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये देखकर लड़के सोचते हैं कि काओरुको और शोहे माँ बेटे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। रिंतारो की तरफ मुड़कर काओरुको कहती है कि अगर उसे कभी दिक्कत हो तो वो हमेशा उससे मदद मांग सकता है। ऑफर के लिए ग्रेटफुल होते हुए रिंतारो कहता है कि वो पहले खुद पढ़ने की कोशिश करना चाहता है। काओरुको हैरान हो जाती है और आया तो बताता है कि रिंतारो अक्सर लंच ब्रेक्स में भी पढ़ाई करता है। घबरा कर रिंतारो अपने दोस्तों को डांट देता है उसे एक्सपोज करने के लिए। फिर नर्वसली कहता है कि वो उनके सपोर्ट की कदर करता है, लेकिन वो हर चीज के लिए उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता या अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं जाना चाहता। जैसे जैसे स्टडी सेशन आगे बढ़ता है, शोहे लगातार सुबारू की वर्कबुक को घूरता रहता है, जिससे सुबारू थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है। जब वो पूछती है कि क्या हुआ, शोहे उसकी मोटी प्रॉब्लम बुक की तरफ इशारा करके कहता है कि उनके स्कूल का वर्जन कितना पतला है उसके कंपैरिजन में। आया तो तुरंत उसे बोलता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जबकि सुबारू एकदम से रियलाइज करती है कि शोहे अभी भी वही पतली बुक यूज कर रहा है जिसे वो खुद सालों पहले पढ़ चुकी है। कुछ ही पल बाद रिंतारो काओरुको से एक सवाल पूछने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर एकदम से जम जाता है। जब काओरुको पूछती है कि क्या हुआ, रिंतारो उन पलों को याद करता है जब उसने पहले भी वही एक्सप्रेशन देखा था और फिर तुरंत माफी मांग लेता है। उसका रिएक्शन क्यूट लगता है तो काओरुको मुस्कुरा कर हंस देती है और उसे प्रॉब्लम समझाती है। तभी सुबारू भी उससे हेल्प मांगने आती है, लेकिन काओरुको को रिंतारो के साथ बिजी देखकर पीछे हट जाती है। शोहे उसकी परेशानी वाली शक्ल देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। जब सुबारू उसे अपनी प्रॉब्लम दिखाती है, शोहे थोड़ी देर उसे देखकर कहता है कि उसकी बुक तो जादू टोने की स्पेल से भरी हुई लगती है। उसी वक्त साकू आगे बढ़कर कहता है कि वो स्पेसिफिक सवाल दिखाए। जैसे ही सुबारू उस क्वेश्चन की तरफ इशारा करती है, साकू उसे तुरंत सॉल्व कर देता है। ये देखकर शोहे हैरान रह जाता है और उसे जीनियस बोलता है कि उसने किक्यू लेवल का प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। आया तो ये तक सोचकर बोल देता है कि इतना स्मार्ट लड़का चिदोरी जैसे मीडियोकर स्कूल में क्यों है। सुबारू पूछती है कि उसने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व किया, लेकिन साकू बस कैजुअली बोलता है कि उसका एक ही मेथड है। आया तो तुरंत मौका पकड़कर मुस्कान के साथ डिक्लेयर करता है कि साकू टीचिंग में बिल्कुल खराब है। ये सुनकर साकू और शोहे दोनों एकदम से स्टंट रह जाते हैं। जब साकू रियश्योरेंस के लिए रिंतारो की तरफ देखता है तो रिंतारो बोलता है कि गलती उनकी है जो उसके सिखाने के स्टाइल को समझ नहीं पाए। शोहे जल्दी से बीच में आकर सिचुएशन स्मूथ करने लगता है और साकू की तारीफ करता है। फ्रस्ट्रेटेड होके साकू सुबारू की बुक पकड़ लेता है और जोर से कहता है कि वो सब कुछ क्लियरली समझाएगा, इसलिए दोनों ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही वो एक्सप्लेन करके खत्म करता है, लड़कियां बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखती रहती है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो सच में टीचिंग में वीक है। एम्बैरेस्ड होके वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे कंसोल करते हैं। फिर काओरू को स्वीट्स बुलाती है, जिससे मूड हल्का हो जाता है और वेटरेस भी उनकी मस्ती देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन बाद टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। शोहे खुशी के आंसुओं के साथ चिल्लाता है कि उसने पास कर लिया है और अब उसे समर में एग्जाम्स रीटेक नहीं करने पड़ेंगे। आया तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिससे शोहे एक्साइटमेंट में डांस करने लगता है। फिर आया तो रिंतारो को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन अचानक दो लड़के शोहे और रिंतारो दोनों को पकड़ लेते हैं और अक्यूज करते हैं कि उन्होंने फेल होने का पैक्ट तोड़ दिया। शोहे प्राउडली फ्लेक्स करता है कि उसके पास एक अमेजिंग टीचर था। लड़के अज्यूम कर लेते हैं कि वो साकू की बात कर रहा है और उसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो साकू की छाती में और गहरा जख्म कर देता है। गुस्से में मुंह मोड़कर वो धीरे से कर्स करता है। शोहे उन दोनों को समझाता है कि साकू थोड़ा डाउन चल रहा है और साकू चिल्लाकर कहता है कि वो बिल्कुल भी डाउन नहीं है। उनके होम रूम टीचर क्लास में आते हैं और अनाउंस करते हैं कि समर ब्रेक करीब है और सबको एंजॉय करने के लिए कहते हैं। एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि ये पहली बार है जब उन्होंने ऐसा कहा है। टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि इतने महीनों से उन्हें जानकर उन्हें ट्रस्ट हो गया है कि उनके स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले टाइप नहीं है। मुस्कुराते हुए वो उनसे प्लान्स के बारे में पूछते हैं और एनकरेज करते हैं कि अपने यूथ को एंजॉय करो। क्लास के बाद बॉयज डिसाइड करते हैं कि एक हैंग आउट प्लान करते हैं। शोहे एक्साइटमेंट से पूछता है कहाँ चलना है, लेकिन जब कोई डिसाइड नहीं कर पाता तो सब रिंतारो की तरफ देखते हैं। रिंतारो सजेस्ट
सजेस्ट करता है कि बोलिंग चलते हैं। रास्ते में उसके दोस्त मजाक करते हैं कि उन्हें उसकी टीम में रहना है। आया तो टीज करता है कि रिंतारो कितना पॉपुलर हो गया है और रिंतारो सोचने लगता है कि 1 साल पहले उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो क्लासमेट्स के साथ ऐसे हैंग आउट करेगा। उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ काओरुको से मिलने के बाद ही चेंज हुआ है। तभी एक लड़का किक्यो गर्ल्स को देख लेता है। शोहे लगभग उनके नेम्स बुलाकर उनकी दोस्ती एक्सपोज कर देता है, लेकिन साकू तुरंत उसे चुप करा देता है। एक और लड़का याद करता है कि उसने काओरुको को उनके स्कूल के गेट पर देखा था, लेकिन ग्रुप जल्दी से टॉपिक चेंज करके आगे बढ़ जाता है। इस बीच शोहे नोटिस करता है कि रिंतारो लॉन्गिंग वाली नजर से काओरुको को देख रहा है और सीधा पूछ लेता है कि क्या वो काओरुको को डेट कर रहा है। रिंतारो तुरंत डिनाई करता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि क्या उसे काओरुको पसंद है तो वो ब्लश कर जाता है। शोहे कहता है कि उसकी क्रश तो ऑब्वियस है, जबकि आयातो और साकू ऑकवर्डली आगे चल देते हैं ताकि कन्वर्सेशन अवॉइड कर सके। शोहे प्रॉमिस करता है कि जरूरत पड़ने पर वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बाकी दोस्त उसे खींच लेते हैं। रिंतारो के अनईजी एक्सप्रेशन को देखकर आयातो उसे रियश्योर करता है कि उनके बीच उसका सीक्रेट सेफ है। ब्लशिंग करते हुए रिंतारो सोचता है कि क्या काओरुको ने उसकी फीलिंग्स नोटिस की हैं। बोलिंग एली में सब शुरू करते हैं। शोहे पहले खेलता है और अपनी सॉलिड परफॉर्मेंस सेलिब्रेट करता है। जब साकू की टर्न आती है, उसकी टीम सीक्रेटली होप करती है कि वो फेल हो जाए क्योंकि वो हर चीज में अच्छा है, लेकिन उनके डिसअपॉइंटमेंट के लिए साकू फ्लॉलेसली परफॉर्म करता है, जिससे सब जेलस हो जाते हैं। दूसरी तरफ रिंतारो सर्व करता है क्योंकि वो स्ट्रगल करता रहता है और दोस्तों की एनकरेजमेंट के बावजूद लो स्कोर करता है। अपोजिंग टीम उनका मजाक उड़ाती है और डिक्लेयर करती है कि लंच वो ही जीतेंगे। एम्बेरेस्ड होकर रिंतारो एक्सक्यूज करता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। वहीं वो सोचता है कि सब क्यों अज्यूम करते हैं कि वो काओरुको को डेट कर रहा है, जबकि असल में उसे बस इतने से ही खुशी मिलती है कि वो काओरुको को स्माइल करता हुआ देख सके। आया तो उसे चेक करने आता है और रिंतारो सॉरी बोलता है कि उसने सबको डिसअपॉइंट किया, लेकिन आया तो उसे रियोश्योर करता है और कहता है कि काओरुको को पसंद करना बिल्कुल फाइन है। ये अचानक रिमार्क सुन के रिंतारो अपनी ड्रिंक में चोक कर जाता है। जब वो काम होता है तो नर्वसली पूछता है कि क्या आयातो को डेटिंग का मतलब भी पता है। आयातो मानता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन वार्निंग देता है कि क्लासमेट्स के सामने डेटिंग का सवाल मत पूछना, वरना वो उसे इंटरोगेट करेंगे। वो ये भी ऐड करता है कि वैसे भी डेटिंग का एग्जैक्ट मतलब किसी को नहीं पता, क्योंकि सब लोग उसमें बिना सोचे समझे रश कर जाते हैं। टॉपिक चेंज करते हुए आयातो पॉइंट आउट करता है कि ये पहली बार है जब रिंतारो ने कभी एडवाइस मांगी है। रिंतारो सोचता है कि क्या वो इतना इजी टू रीड है, लेकिन आयातो मुस्कुरा कर कहता है कि सब बस खुश हैं कि अब वो अपने इमोशंस दिखाता है। रिलीव्ड महसूस करके रिंतारो उसके साथ वापस गेम में लौट आता है, जहां आयातो अनाउंस करता है कि अब शोहे से बदला लेने का टाइम आ गया है। बाद में जब वो लोग शोहे की टीम को हरा देते हैं, रिंतारो रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने कितना मजा किया और दिल से होप करता है कि वो अपना समर काओरुको के साथ स्पेंड कर सके। तभी उसे सुबारू का एक टेक्स्ट आता है जो उसे याद दिलाता है कि काओरुको का बर्थडे जल्द ही आ रहा है, 22 को। अगले दिन क्लास में रिंतारो सोचता है कि उसे काओरुको को बर्थडे पर कैसा गिफ्ट देना चाहिए। उसे सिर्फ इतना पता है कि काओरुको को केक्स पसंद है। रिंतारो एडमिट करता है कि वो हमेशा से काओरुको के बारे में क्यूरियस रहा है, लेकिन अब उसकी ये क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर बन गई है काओरुको को और अच्छे से जानने की। उस शाम रिंतारो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उन्हें कोई अच्छी बेकरी पता है। माँ थोड़ी ऑफेंड हो जाती है क्योंकि उनकी अपनी एक बेकरी है। रिंतारो जल्दी से समझाता है कि क्योंकि काओरुको अक्सर उनकी शॉप से केक्स लेती है, इस बार वो उसे कुछ अलग देना चाहता है। माँ समझ जाती है कि उनका बेटा काओरुको के लिए फीलिंग्स रखता है। दूसरी बेकरी सजेस्ट करने के बजाय माँ उसे खुद केक बनाने के लिए इनकरेज करती है। रिंतारो घबरा जाता है ये सुनकर, क्योंकि उसने कभी केक बेक नहीं किया है। तब माँ कहती है कि वो अपने पापा से सीखे। उसी वक्त उसके ओवरवर्क्ड पापा थकान से सीढ़ियों पर गिर जाते हैं। उन्हें सुलाने के बाद दोनों बात करते हैं कि कैसे इनका खुद का चुना हुआ करियर इतना डिमांडिंग बन गया है। जब उसके पापा उठते हैं, रिंतारो याद करता है कि पहले सबको उनके केक्स कितने पसंद आए थे और वो पापा से कहता है कि उसे भी केक बनाना सिखाएं। पापा तुरंत गैस कर लेते हैं कि ये केक काओरुको के लिए है और पूछते हैं कि रिंतारो चाहता है ये केक कैसा मैसेज दे। रिंतारो मानता है कि उसे पता नहीं, लेकिन फिर उसे याद आता है काओरुको की चमकदार मुस्कान और चमकती हुई आंखें। वो कहता है कि उसे बस इतना चाहिए कि काओरुको केक खाकर खुश फील
करे क्योंकि उसका बर्थडे सिर्फ 2 हफ्तों बाद है। पापा मान जाते हैं और उसे स्पेशल दिन तक ट्रेन करने का प्रॉमिस करते हैं। फिर वो उसे सीधा किचन ले जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक रिंतारो दिन रात केक का डिजाइन और फ्लेवर प्रैक्टिस करता है। उसकी माँ देखती है कि पिता और बेटा दोनों किचन में साथ काम कर रहे हैं और वो खुश होती है कि उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो रही है। जल्दी ही रिंतारो के दोस्त कंसर्न हो जाते हैं क्योंकि वो क्लास में बार बार सो जाता है। जब वो समझाता है कि वो केक बनाना सीख रहा है तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और साथ में शामिल होना चाहते हैं। रिंतारो उन्हें कहता है कि इसमें टाइम लगेगा, फिर वहां से चला जाता है। तभी दूसरी बिल्डिंग में लड़कियां काओरुको के बर्थडे के प्लान्स बना रही होती हैं, जो समर वेकेशन के पहले दिन पर आता है। सुबारू प्यार से पूछती है कि क्या वो लोग सेलिब्रेशन अगले दिन कर सकते हैं क्योंकि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं। काओरुको खुशी से मान जाती है और कहती है कि सबसे जरूरी बात यह है कि सब लोग इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करें। वो अपने हमेशा वाले मीठे तरीके से उनका शुक्रिया करती है और बाकी सब उसकी तारीफों में गश करते हैं। बाद में रिंतारो रियलाइज करता है कि उसने अभी तक काओरुको से ये नहीं पूछा कि क्या वो अपने बर्थडे पर फ्री है। वो उसे मैसेज भेजता है और सुबारू ने ग्रुप सेलिब्रेशन डिले कर दी थी, इस वजह से अब उसके पास एक्चुअल दिन पर काओरुको से मिलने का चांस है। दूसरी तरफ काओरुको पैनिक करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि रिंतारो अचानक उससे मिलना क्यों चाहता है। उसे लगता है शायद रिंतारो को पता चल गया है कि उसका बर्थडे है और वो सुबारू को कॉल करके कंप्लेन करती है क्योंकि सुबारू ने बिना उससे पूछे सब प्लान कर दिया था। सुबारू मान लेती है कि उसने ये इसलिए किया ताकि काओरुको उस इंसान के बारे में और ज्यादा बात करे जो उसे पसंद है। कॉल कट करने के बाद काओरुको अपना चेहरा तकिए में दबा लेती है, एक्साइटेड होके ये सोचकर कि वो अपने स्पेशल दिन पर रिंतारो से मिलेगी। जब वो स्पेशल दिन आता है, रिंतारो किचन में लगातार मेहनत करता है, अलग अलग तरीके ट्राई करता है, जब तक वो ऐसा केक नहीं बना लेता जिससे काओरुको खुश हो। वो अपने पापा से फीडबैक मांगता है और जब पापा कहते हैं कि बुरा नहीं है, रिंतारो इसे अपने पापा से मिली सबसे बड़ी तारीफ मानता है। तैयार होने के लिए जाने के बाद उसके पेरेंट्स बात करते हैं कि अपने बेटे को फिर से हंसते हुए देखकर वो कितने खुश हैं। बाद में रिंतारो मीटिंग स्पॉट पर जल्दी पहुंच जाता है लेकिन सेल्फ डाउट में फ्रीज हो जाता है, ये सोचकर कि क्या उसका केक काफी अच्छा है। फिर वो देखता है कि काओरुको ऑलरेडी वहां वेट कर रही है और वो हिम्मत जोड़कर उसके पास जाता है। वो उससे हैप्पी बर्थडे विश करता है और बैग दे देता है जो काओरुको मुस्कान के साथ एक्सेप्ट करती है। काओरुको पूछती है कि क्या वो इसे अभी खोल सकती है, लेकिन रिंतारो सजेस्ट करता है कि वो घर जाके खोले। जब वो बताता है कि गिफ्ट एक केक है तो काओरुको की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं और वो इंसिस्ट करती है कि दोनों मिलकर इसे अभी शेयर करें। फिर वो रिंतारो को एक पार्क में ले जाती है जहां वो पहले सुबारू के साथ खेला करती थी और कहती है कि अब वो वहां एक नई मेमोरी बनाना चाहती है। जब दोनों साथ बैठते हैं, काओरुको पैकेज खोलती है और केक देखकर एक्साइटमेंट से चमक उठती है। वो पूछती है कि क्या ये बेकरी का नया आइटम है, लेकिन जब रिंतारो बताता है कि उसने खुद बनाया है तो काओरुको कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। रिंतारो समझाता है कि वो अपना आभार दिखाना चाहता था, इसलिए उसने खुद बेकिंग सीखी। तब काओरुको पूछती है कि क्या वो उसे रात में कॉल कर सकती है और जब रिंतारो अग्री करता है तो वो कहती है कि वो केक घर जाके केयरफुली खाएगी। दोनों अलग हो जाते हैं और रिंतारो अंदर से सेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि वो काओरुको के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रहा। उस शाम काओरुको केक खाने से पहले उसकी फोटोज लेती है। जैसे ही वो रिंतारो की बातें याद करती है, टेस्ट उसे इतना टच करता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंतारो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूज देख रहा होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि वो अंदर से एंग्शियस है। अचानक उसे काओरुको का मैसेज आता है और वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागता है। कॉल पर काओरुको रिंतारो को थैंक यू बोलती है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और कहती है कि केक बिल्कुल डिलीशियस था, जिससे रिंतारो को फाइनली सुकून मिलता है। वो कहती है कि केक ने उसके दिल को छू लिया और ये भी ऐड करती है कि उसके फैमिली को भी बहुत पसंद आया। जब वो बताती है कि उसका छोटा भाई आधा केक खा गया और उसके पास सिर्फ थोड़ा सा बचा तो रिंतारो प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक और बनाएगा। ये सुनकर काओरुको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। गुड नाइट कहने के बाद रिंतारो अपने पेरेंट्स को एक्साइटमेंट से बताता है कि काओरुको को केक बहुत पसंद आया। फिर रिंतारो डिक्लेयर करता है कि वो समर वेकेशन में बेकरी में हेल्प करना चाहता है ताकि अगली बार काओरुको के लिए और भी बेहतर केक बना सके। उसके पापा तुरंत वार्न करते हैं कि उसे हर दिन काम करना पड़ेगा और उनकी और भी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी माँ प्लेफुली पापा के माथे पर फ्लिक करती है और कहती है कि थोड़ा इजी लो। वो रिंतारो को रीअश्योर करती है कि वो जब चाहे तब आ सकता है और उसे याद दिलाती है कि अपने समर ब्रेक का मजा
भी लेना है। बाद में पापा उसे केक के डिटेल्स के बारे में पूछते हैं, जबकि माँ चुपचाप ये होप करती है कि रिंतारो हमेशा मुस्कुराता रहे और उसका समर वंडरफुल हो।